बाब नंबर 3 हाइस्ट। पुल के ऊपर चंद पुलिस वाले खड़े नीचे बहते पानी में कुछ तलाश कर रहे थे। पुल वीरान था। पुलिस की गाड़ी के 7 फुटपाथ पर एक स्पोर्ट्स बाइक गिरा पड़ा था। नीचे पानी में एक इंसानी जिस्म तैरता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे बेजान पानी के बहाव के साथ साथ चल रहा हो। इसका मुंह पानी से बाहर था। वो चेहरा जाना पहचाना था। वो लाइला सुल्तान थी। पानी में तैरता इसका बदन अब पानी के अंदर जा रहा था और वो डूब चुकी थी। 2 रोज़ कबल लाइला प्लानिंग रूम में दाखिल हुई तो सामने कुर्सी पर मोहतशिम बैठा था। लाइला ने काले रंग का स्वेटर और जीन्स के ऊपर डेनिम जैकेट पहन रखी थी। मोहतशिम अभी कुछ देर पहले ही वापस आया था। इसके सामने बैठे अहमद ने लाइला से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसे सब बता दिया था। लाइला मोहतशिम के चेहरे पर गुस्सा देखते ही ये सब समझ चुकी थी। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुई और मोहतशिम के बिल्कुल सामने टांग पर टांग रखकर बैठी। मेरे पीछे से तुमने जो कुछ किया वो मुझे पता चल चुका है। लाइला ने एक निगाह अहमद पर डाली। इसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। तुमने अहमद को धमकाया, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुमने इस कातिल से चक्कर चलाया, इसके लिए भी तुम्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन तुम मिन्हा से मिली, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। वो सर्द लहजे में बोला था। लाइला चुप रही। वो जानती थी अगर वो इस वक्त बोली तो बात और बिगड़ेगी। कभी कभी आपकी खामोशी आपको बहुत से तूफान से बचा लेती है। आखिर इतना बेवकूफ़ाना मशवरा तुम्हें किसने दिया? किसी ने नहीं, ये मेरा अपना फैसला था। लाइला ने बहुत सोच समझ कर बोली। तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारे गैंग को कितना नुकसान हो सकता था। लेकिन नहीं, तुम सिर्फ अपना सोचते हो। गैंग से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। तुम अपनी पहली वारदात के इतने करीब हैं और अगर कोई पुलिस वाला तुम्हें पहचान लेता तो सब खत्म हो जाता। आखिर तुम इतना बड़ा खतरा मोल कैसे ले सकती हो? वो गुस्से में चिल्लाया था। इसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। मोहतशिम का गुस्सा जायज़ था। मुझ पर चिल्लाएं मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप यहाँ के बॉस हैं। वो आगे से गुर्राई थी। मोहतशिम ने अपना गुस्सा पीने की कोशिश की। तुम मेरी जितनी मर्जी पसंदीदा हो, मगर मैं गैंग को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए बेहतर है तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। मैं तुम्हें इस गैंग से निकालता हूँ। और ये सब सुनकर अहमद फातिहाना मुस्कुराया था। इसकी चाल कामयाब हुई थी। लाइला ना हैरान हुई थी ना गुस्सा। वो पहले ही जानती थी मोहतशिम का यही रद्द-ए-अमल होगा। तुम रात तक यहाँ रुक सकती हो, सुबह होते ही चली जाना। मोहतशिम के लिए लाइला को निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन असूल सबके लिए बराबर थे। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूँगी। मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है मोहतशिम साहब। 2 टोक बात करके वो वहाँ से उठी और सीधा अपने कमरे में गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइला को इस तरह निकालूंगा। वो इस गैंग की सबसे ताकतवर मेंबर थी। मोहतशिम को अफसोस हुआ था। लाइला अपने कमरे में खड़ी सूटकेस में अपने कुछ कपड़े डाल रही थी। इसने हिफाजत के लिए गन अपनी एक जेब में डाली और 2 चाकू एक अपनी दूसरी जेब में डाले। वो तेज़ कदम उठाती कमरे से निकली। कमरे के बाहर ही शैला खड़ी थी। वो नम आंखों के साथ अपनी दोस्त को अलविदा करने आई थी। मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। शैला शर्मिंदा थी, मगर लाइला को जैसे इस बात का कोई गम नहीं था। अगर था तो वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। लाइला सुल्तान अपने गम का इश्तिहार नहीं लगाती थी। कोई किसी को मुसीबत में नहीं डालता। हमारी ज़िंदगी में जो होता है वो हमारी अपनी वजह से होता है। तुमने तो मुझे मशवरा दिया था, इस पर अमल करना ना करना मेरे हाथ में था। वो नरम लहजे में बोली थी। खैर, अपना ख्याल रखना, फिर कभी मिलेंगे। लाइला ने इसे गले लगाया था। शैला ने लाइला को इतनी ज़ोर से गले लगाया जैसे वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। लाइला थोड़ी अफसरदा हुई थी। आसान नहीं होता अपने दोस्तों को छोड़कर जाना। फिर इसने हिम्मत करके शैला को अपने से अलग किया और आगे बढ़ी। लाइला जितना मर्जी इनकार कर ले, लेकिन ये गैंग अब इसकी फैमिली थी और वो सब छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अम्मी बता रही थी कि तुम्हें बुखार हो रहा है। टाइल्स पर बैठी मिन्हा हुमायूं से बात करी थी। हाँ, थोड़ा बहुत। खैर छोड़ो। वो थोड़ा नाराज़ सा लग रहा था। क्या कोई बात है? मिन्हा इसका लहजा समझ गई थी। नहीं, कोई बात नहीं। वो सर लहजे में बोल रहा था। देखो, ड्रामे नहीं करो, सीधी बात करो। अब वो थोड़ा तप कर बोली। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ, पहले हमारी तकरीबन रोज़ मुलाकात होती थी और अब इतने दिन बाद तक नहीं होती। वो मिन्हा को याद करा था। हाँ, अब हम दोनों ही मसरूफ़ होते हैं, वक्त ही नहीं मिलता। मिन्हा, वक्त मिलता नहीं, वक्त निकालना पड़ता है अपने प्यारों के लिए। मिन्हा के बगैर वो एक लम्हा भी नहीं रह सकता था, लेकिन न जाने क्यों अपने दिल की बात मिन्हा से कह नहीं पाता था। इन्हें अपने अल्फाज वापस लेने होंगे। बुराक ने ठान ली थी कि वो लाइला को गैंग में वापस ला कर रहेगा। छोड़ो बुराक, जाने दो इस बात को। मैं तंग आ गई हूँ। अब हर चीज़ से लड़ कर मुझे सुकून चाहिए, बस। वो वाकई तंग आ गई थी। बचपन से लेकर आज तक अपने लिए खुद लड़ते लड़ते। तुम्हें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ मोहतशिम को अपने अल्फाज वापस लेने होंगे तो लेने होंगे, वरना जाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। लाइला खामोश खड़ी रही। मैंने कहा गाड़ी में बैठो तो मतलब बैठो। मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहता, वरना खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा देता। वो किसी लड़की को भी शल्फ बड़ी चीज़ नहीं समझता था कि बिना पूछे जब दिल चाहा हाथ लगा लिया। वो वाकई हया वाला मर्द था और न जाने क्यों लाइला इस शख्स को इनकार नहीं कर पाई। इतनी इज्जत देने वाला मर्द इसने आज तक नहीं देखा था। लाइला गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो अभी भी खामोश थी। इस वक्त इसे किसी की ज़रूरत थी जो इसके लिए लड़े, और बुराक ये सब समझ चुका था। कुछ लम्हों बाद वो दोनों गोदाम में पहुंचे। गोदाम में पहुंचकर इसने प्लानिंग रूम का रुख किया। लाइला इसके पीछे चल रही थी। प्लानिंग रूम में मुहतशिम टेबल पर एक नक्शा रखे कुछ देख रहा था। बुराक अंदर दाखिल हुआ तो मुहतशिम इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। बुराक के पीछे लाइला को देखे इसे थोड़ा गड़बड़ महसूस हुई। आपने लाइला को गैंग से निकाला? इसे सीधा सवाल किया था। हाँ, क्योंकि जो इसने किया, इसकी बात अधूरी रह गई थी। बुराक ने इसे टोका। अगर लाइला गैंग से जाएगी तो मैं भी जाऊँगा। इसने एक सर्द लहजे में सीधी बात की थी, और ये सुनकर जितना शौक मुहतशिम को लगा था, इससे कहीं ज़्यादा लाइला को हैरत हुई थी। वो इसकी ढाल बनकर खड़ा था। कोई ऐसा जो मेरी इज्जत करे, मेरी मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे, इतनी हिम्मत रखता हो कि मेरे लिए किसी से लड़ने को तैयार हो जाए। लाइला ने अपने ही लव अल्फाज जहन में गूंजे थे। वो मुस्कुराई थी, फातिहाना मुस्कुराहट। कोई था इस दुनिया में जिसे इसकी फिक्र थी। अब तुम मुझे धमकी दोगे? मुहतशिम थोड़े गुस्से में बोला था। गलत, मैं धमकी नहीं देता, मैं करके दिखाता हूँ। मेरे लिए गैंग छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं, मगर मेरे जाने से आपको मुश्किल ज़रूर हो सकती है। वो बड़े आराम से बोल रहा था। मुहतशिम थोड़ी देर खामोश रहा। इसकी खामोशी देखकर बुराक फिर बोलना शुरू हुआ। मैंने सुना है हम अपनी पहली वारदात के बहुत करीब हैं। इस वक्त आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बाद आप पुलिस से नहीं बच सकते। मिन्हा आपके प्लान को 2 मिनट में उलट कर देगी, तो बेहतर होगा आप अपना फैसला वापस ले लें। वो मुहतशिम से साफ साफ बात कर रहा था। और पूरा गैंग मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैंने एक ऐसे शख्स के कहने पर अपने अल्फाज वापस लिए जो मेरे अंडर काम करता है। फिर आप सोच लें, आपको अपनी इज्जत बचानी है या अपने प्लान को कामयाब बनाना है। एक बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि
कि लाइला इस गैंग वो बंदी है जो हर किस्म का खतरा मोल ले सकती है। मेरे और लाइला के बगैर आप अपने प्लान में कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो मैं और लाइला अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। इस वक्त मोहतशिम किसी नए जासूस को नहीं खरीद सकता था। इतने कम वक्त में किसी और जासूस पर पुलिस को एतबार कैसे होगा। मोहतशिम मजबूर था और इस मजबूरी का फ़ायदा बुराक ने उठाया था। वो तेज़ था, बहुत तेज़। थोड़ी देर मुहतशिम खामोश रहा, लेकिन अपने प्लान को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। लाइला को निकाल के इससे प्लान में पहले ही बहुत मुश्किल हो रही थी और अगर बुराक भी चला गया तो मज़ीद मुश्किल हो सकती थी। मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकला। बुराक लाइला को वापस ले आया था। तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? लाइला ने हैरत से सवाल किया। क्योंकि तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की वो खुशी वापस की है जो मुझसे खो गई थी। मिन्हा का चेहरा इसकी आंखों के सामने झलका था। अगर इस दिन वो लाइला के साथ यहाँ ना आता तो मिन्हा इसे दोबारा कभी नहीं मिलती। लाइला को समझ में नहीं आया था कि वो क्या कह रहा है। दिन के 11 बजे एक बहुत ही आलीशान बंगले के किचन में वो 2 पुलिस वालों के साथ खड़ी थी। इसने चॉकलेट रंग के लॉन्ग कोट के नीचे सफ़ेद शर्ट और ड्रेस पैंट पहन रखी थी। बाल आज पेंसिल की मदद से हल्के हल्के जूड़े में बंधे थे। वो बुराक को कॉल मिला रही थी मगर वो उठा नहीं रहा था। इस बंगले की डीप फ्रीजर में से एक मुलाजमा की लाश मिली थी। घर के मालिक और मालकिन भी वही इसके साथ खड़े थे। लाश के जिस्म पर कोई मारपीट के निशान नहीं थे। वो डीप फ्रीजर में पूरी रात बंद रहने की वजह से बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ी थी। मिन्हा ने इस घर के मालिक और मालकिन से सवाल करना शुरू किया। लड़की का नाम क्या है? एमन। समीना, घर की मालकिन बोली, जबकि अशर घर का मालिक खामोश रहा था। और ये डीप फ्रीज़र में कैसे पहुंची? इसने शक की निगाह से दोनों को देखा था और इस सर्दी में भी अशर के पसीने छूट रहे थे। हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं जब सुबह किचन में आई तो डीप फ्रीज़र में ये लेटी हुई थी और फिर जब मैं एमन के सर्वेंट क्वार्टर में गई तो मुझे ये खत मिला। समीना थोड़ा घबराते हुए बोली। फिर इसने हाथ में पकड़ा खत मिन्हा के हवाले किया। खत लाल रंग के पेन से लिखा हुआ था जो कि कुछ इस तरह था। मैं एमन अली अपने पूरे होशो हवास में खुदकुशी करने जा रही हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। बस मैं तंग आ गई हूँ ज़िंदगी से। अब मैं मरना चाहती हूँ। मीना ने खत पढ़कर एक नज़र शेर, अशर और इसकी बीवी को देखा। इसमें साफ साफ लिखा है कि इसने खुदकुशी किया है तो कोई कानूनी कार्रवाई बनती ही नहीं। समीना बहुत हिम्मत करके बोली, जबकि अशर खामोश खड़ा था और ये बात मिन्हा महसूस कर चुकी थी। कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं ये हम फैसला करेंगे। आप नहीं, इसलिए मुझे एमन के सर्वेंट क्वार्टर तक ले चलें, वो हुक्म दे रही थी। ये सुनकर समीना ने किचन के पिछले दरवाजे से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चलने का इशारा किया। वो घर के पिछले लॉन से होते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ी। ये क्वार्टर एक एक कमरे पर मुश्तमिल थे। कमरे बहुत बड़े थे। इनमें एक एक अलमारी और लेटने के लिए सिंगल बेड लगा हुआ था। मिन्हा एमन के कमरे में खड़ी एक एक चीज़ को ऊपर नीचे देख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला था जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सके। मैंने कहा था ना, ये खुदकुशी, आप अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं। समीना ने मुंह चढ़ाते हुए बोला। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और केस हल करना मेरा काम है, तो मेरा वक्त तो बर्बाद नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको अपने वक्त की इतनी फिक्र है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। वो 2 टोक बात करती थी। समीना का ये सुनकर मुंह बन गया था। मिन्हा इसे इग्नोर करते हुए फिर से तलाशी लेने लगी। इसकी नज़र बेड के साथ पड़े ग्लास पर पड़ी। ग्लास में 2 घूंट दूध बचा हुआ था और यही था सबूत जो वो तलाश कर रही थी। एक चीज़ थी जो इसे परेशान करी थी। इसने थोड़ा सा सोचा, समीना की तरफ देखा। मुझे इस घर की स्टडी में ले चलें, वो फिर से हुक्म दे रही थी। इसकी चाबी तो बस अशर के पास होती है, तो अशर साहिब से बोलें कि स्टडी खोलें। और ये सुनकर समीना बाहर निकलती दिखाई दी। वो बड़े से होटल में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। इसने नॉर्मल से स्वेटर के नीचे ड्रेस पैंट पहनी हुई थी। रंग साफ था, शक्ल से वो गिलगती लगता था। तभी होटल के सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। गाड़ी में से बुराक उतरा था। इसने स्याह पेंट कोट पहन रखा था, हाथ में घड़ी और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। बाल आज फिर माथे पर बिखरे थे। वो होटल के अंदर दाखिल हुआ। सामने इसका दोस्त मुराद बैठा था। मुराद बुराक को इस हुलिया में देखकर हैरान हुआ था। बुराक इसके सामने आकर बैठा। वाह, क्या टोर शोर है, लगता है कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया है। मुराद चमकती आंखों के साथ बोला था। हाँ, एक बहुत बड़ा गैंग है, बुराक नॉर्मल से अंदाज में बता रहा था। ये सुनकर मुराद के चेहरे का रंग उड़ गया था। तू डफर तो था ही, लेकिन अब पागल भी हो गया है क्या? दिमाग जगह पर है? अब तो गैंग के लिए काम करेगा? मुराद को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। पहले मैंने भी सोचा था इनकार कर दूंगा, लेकिन मगर वो ये कहते हुए मुस्कुराया था। फिर छोड़, ये बता भाभी कैसी हैं? बुराक ने सवाल बदला। मगर मुराद भी इसी का दोस्त है, इसकी तरह ढीठ। पहले तो बता, तूने इनकार क्यों नहीं किया? मुराद वहीं अटका हुआ था। बस है एक वजह। 18 साल का था जब हमारी दोस्ती हुई थी। तुझे तेरे बारे में वो बातें भी पता होती थी जो तू मेरे साथ शेयर नहीं करता था। जब तू रातों को उठ कर अब बिना आवाज़ के रोता था तो मैं भी तेरे साथ जागता था। तेरी तकलीफ़ मुझे अपनी तकलीफ़ लगती थी, लेकिन कभी तुझे इस बात का पता नहीं लगने दिया, क्योंकि मैं तुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। और अब तो मुझसे ही बातें छुपा रहा है। मुराद जज्बाती हो गया था। अच्छा भाई, ये ड्रामा बंद करता है, मैं सुनाता हूँ तुझे। ये सुनकर जो मुराद की आंखों में मगरमच्छ के आंसू निकलने थे वही रुक गए। तुझे याद है 2 साल पहले मैंने तुझे एक मैडम का बताया था जिनको मैंने शादी में देखा था। इनकी गहरी आंखें। वो फिर से मिन्हा के ख्यालों में खो गया था। हाँ हाँ याद है, 2 साल से तू मेरे कान खा रहा है। अब आगे बोल। मुराद तंग आ गया था। इस गैंग की वजह से मैं दोबारा इनसे मिला। तुझे पता है इनका नाम मिन्हा है और वो इंस्पेक्टर है। सबसे मज़े की बात है, हर वक्त इनके साथ होता हूँ। ये ऑफर इतनी अच्छी थी कि मैं इनकार ही नहीं कर सकता। और अगर कल को मिन्हा तेरा सच पता चल गया तो इसे धोखा दे रहा है तो फिर देख, जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पर रखी जाती है वो कभी कामयाब नहीं होते। मुराद फिक्रमंद हुआ था। मैं कोई इन्हें धोखा नहीं दे रहा। मैं सिर्फ वारदात के वक्त पुलिस और इन्हें मिसगाइड करूंगा ताकि गैंग पकड़ा ना जाए। और वैसे भी मेरा प्यार इनके लिए सच्चा है। जब वो भी मुझसे इतना प्यार करने लगेंगी तो मैं इन्हें सच बता दूंगा। और तुझे लगता है वो तुझे माफ़ कर देगी? भाई, प्यार में इंसान कत्ल भी माफ़ कर देता है। ये तो बस एक झूठ है। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। एक तो झूठ से कुछ नहीं होता। और नॉर्मल अंदाज में बोला था जैसे इसे भी इस चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। खैर बता, भाभी कौन है? ताया की बेटी।
और ये सुनकर बुराक ने मुराद को हैरानी से देखा। तुम्हारे अब्बा जान ने तुम्हारे ताए का कत्ल किया था और तूने इन्हीं की बेटी से शादी कर ली, कितना जालिम है तो इस लड़की के साथ। बुराक को वाजिया बुरा लगा था। इसीलिए तो शादी हुई है। हमारी गांव के बड़ों ने दोनों घरों के इख्तिलाफ खत्म करने के लिए हम दोनों की शादी करवाई है और वैसे भी वो मेरे साथ खुश है, मैं थोड़ा ना कत्ल किया था। खैर किसी दिन भाभी से मिला ज़रूर, मुराद मुस्कुराकर बोला। शाम का वक्त हो रहा था। मीना अपने घर में दाखिल हुई। अभी वो टीवी लाउंज में घुसी थी कि बीजान के कमरे से बातों की आवाज़ें आने लगी। वो सीधा बीजान के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के बेड पर बीजान लेटी थी और साथ ही सोनिया बेगम बैठी थी। बेड के साथ वाली कुर्सी पर वो बैठा था। मिन्हा सुबह से इसे कॉल करी थी मगर वो इसे इग्नोर कर रहा था। तुम इधर आज एमन वाले केस में क्यों नहीं आए मेरे साथ? वो इसे देखकर तपे हुए अंदाज में बोली। मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी। वो नॉर्मल से अंदाज में बोला और मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। अब कि वो गुस्सा हुई थी, जैसे आप मुझे सब बताती हैं। मिन्हा खामोश होगी। अब वो कुछ बोलती बुराक उठ खड़ा हुआ। अच्छा आंटी मुझे इजाज़त दें, वो बड़ी इज्जत के साथ बोला था। सोनिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। मिन्हा दरवाजे के पास करते और वो दरवाजे के पास से होकर बाहर निकल गया। मीना इसके पीछे बाहर लपकी। इतना गुस्सा किस चीज़ का है तुम्हें? वो बुराक की तरफ बढ़ते हुए बोली और बुराक के कदम वहीं रुक गए। जैसे आपको नहीं पता, वो तंज कर रहा था। बुराक वापस नहीं मुड़ा था, इसलिए मिन्हा आगे आकर इसके सामने खड़ी होगी। बुराक को सब बहुत जल्दी में हुआ, मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का, वो आराम से बोली थी। और अगर आपको कुछ हो जाता तो? वो बेहद फिक्रमंदी से बोल रहा। मैं इंस्पेक्टर हूँ बुराक, मेरे लिए सब आम है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सच कह रही थी, ये इसकी जॉब का हिस्सा था। बुराक इसको लेकर ज़्यादा ही फिक्रमंद हो रहा था। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इतना गैर हूँ आपके लिए? इसकी आंखों में शिकवा था। ऐसी बात नहीं है, हाँ मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, अब तुम भी मेरी टीम का हिस्सा हो, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला सब बहुत अचानक हुआ। बुराक का मुँह अभी तक लटका हुआ था। ये जो मुँह लटका हुआ है ना, इसे सीधा करो, बहुत मनहूस लग रहे हो कसम से। वो इसे चिढ़ाने लग गई थी। मैं तो मासूम सा आदमी हूँ, आप मुझे मनहूस कह रही हैं? हाँ हाँ, दुनिया की सारी मासूमियत तुम पर ही तो खत्म होती है। मिन्हा ने तंज किया था। बुराक इसे देखकर बस हंस दिया। वो कोई मिन्हा से जीतना नहीं चाहता था, उसे मिन्हा से हार कर ही मजा आता था। अगले दिन बुराक और मिन्हा दोनों ही अशर साहब के घर में बड़े से गार्डन में मौजूद थे। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। घर के सारे मुलाजिम अशर और इसकी बीवी दोनों वहीं मौजूद थे। कुछ पता चला आपको? समीना ने बुराक और मिन्हा को देखकर सवाल किया। जी बल्कि समझें ये केस हल कर चुकी हूँ। वो बड़े सुकून से बोली थी। इससे मज़ा आता था। अपनी जॉब में मुजरिम को पकड़ना इसके लिए हमेशा एक चैलेंज होता था। एमन के कमरे में जो दूध का ग्लास मिला था इसने हमारी बहुत मदद की। तो मिसेस अशर ये कोई खुदकुशी नहीं है, वो पूरे एतमाद थी और बुराक इसके साथ खड़ा ये सब देख रहा था। वो एक बार फिर सबको लाजवाब करने वाली थी। इस ग्लास में जो दूध मिला था इसमें नींद की गोलियां डाली गई थी। मतलब साफ है एमन को सुनाने की कोशिश की गई थी ताकि वो कोई शोर ना करे। दूसरे मजे की बात, ग्लास पर से दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक तो एमन के ही हैं और दूसरे आप लोगों में से किसी के हैं। वो सबको शक की निगाह से देख रही थी। आपको क्या लगता है हम एमन को मारेंगे? क्या बकवास है। अशर साहिब मिन्हा पर बरसे थे। आवाज़ नीचे, वरना अगर मेरा हाथ उठा तो बोलने के काबिल भी नहीं रहोगे। बुराक 2 कदम आगे बढ़ के मिन्हा के सामने आकर खड़ा हुआ। मिन्हा इसकी तरफ देखकर फातिहाना मुस्कुराई थी। तो चलें अशर साहिब, आपसे ही शुरू करते हैं। अपने फिंगरप्रिंट्स देना पसंद करेंगे? मिन्हा ने इनकी आंखों में आंखें डालकर बोला और अशर साहिब के चेहरे पर घबराहट नजर आना शुरू हो गई थी। मिन्हा ने पुलिस से वायरलेस फ़ोन पर बात करके बायोमेट्रिक मशीन अंदर मंगवाई थी। ये एक छोटे डब्बे जितनी मशीन होती है जो एक सेंसर की तरह काम करती है। इसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स पहले ही डाल दिए जाते हैं और जब इस पर कोई इंसान अपना अंगूठा लगाता है तो ये पहले डाले गए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करने की कोशिश करती है। अगर दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाएं तो ये ग्रीन सिग्नल देता है। वो छोटी सी मशीन अंदर आ चुकी थी और एक पुलिस वाला इसे लेकर खड़ा था। मिन्हा ने अशर को इशारा किया कि वो इस पर अपना अंगूठा लगाए। अशर को तो जैसे सांप सूंघ गया था। अभी तो तुम बड़ा बोल रहे थे कि हम बकवास कर रहे हैं, अब लगाओ ना अपना अंगूठा, करो हमें गलत साबित। बुराक ने इसके उड़ते हुए रंग को देखकर बोला। अशर अभी भी चुप खड़ा था। बुराक ने इसका हाथ पकड़कर इसका अंगूठा मशीन पर लगाया और मशीन ने ग्रीन सिग्नल दिया था। सब मुलाजमीन के मुंह खुले रह गए। अशर ने मारे शर्म की आंखें बंद कर ली। ये झूठ बोल रही है, ये मशीन झूठ बोल रही है, ख़राब है। समीना अपने शोर की दिफा में बोली थी और अशर खामोश रहा। सबर मिसेस अशर, एक और सबूत भी है मेरे पास। जिस पेन से वो खत लिखा गया वैसा कोई पेन मुझे एमन के कमरे से नहीं मिला, लेकिन वैसा पेन मुझे अशर साहिब की स्टडी से ज़रूर मिला है। अब बकौल आपके स्टडी हमेशा लॉक रहती है और चाबी सिर्फ अशर साहिब के पास होती है। इसने एक और सबूत दिया था जो सबको हैरान करने के लिए काफ़ी था। कोई इतनी बारीकी में कैसे सोच सकता था जिस तरह वो सोचती थी। हाँ मैंने ही मारा है एमन को, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और वो चाहती थी मैं इससे शादी करूँ, लेकिन ये घर गाड़ी पैसे सब समीना का है। मुझे डर लगता था मैंने एमन से शादी की तो समीना मुझे घर से निकाल देगी, लेकिन एमन अब मुझे धमकियाँ देने पर आ गई थी। अगर मैं इससे शादी ना की तो समीना को सब बता देगी। बस इसी डर की वजह से मैंने इसे मारने का प्लान बनाया। अशर अपने मुंह से इकरार कर चुका था और समीना को ये सुनकर गहरा सदमा लगा था। इंसान सब माफ कर सकता है मगर बेवफाई नहीं। लाला गैंग में वापस आ चुकी थी। मुहतशिम का थोड़ा बहुत गुस्सा था वो भी कम हो गया था। इस वक्त गैंग वारदात के बहुत करीब था और वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। यार क्या हीरो बनकर आया था बुराक। शीला लाइला के कमरे में इसके साथ बेड पर बैठी खुशी से बोल रही थी। हाँ इसने मेरा बहुत साथ दिया, वरना अभी मैं जंगल में फिर रही होती। वो मुस्कुराई थी। तुम्हें भी तुम्हारा हैंडसम हीरो मिल ही गया। शीला आज बहुत खुश थी। ऐसा नहीं है, वो छुपा रही थी। ऐसा ही है, वो बिल्कुल तुम्हारी टाइप का है, तुम्हारी इज्जत करता है, सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता है। हमें किसी से प्यार होना हो मगर हमारे दोस्त हमारे दिमाग में ऐसी बातें ज़रूर डाल देते हैं कि प्यार ज़रूर हो जाता है। अच्छा बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब निकलो। लाला ने इसे बाहर जाने का इशारा किया। सारी ज़िंदगी अकेले ही रहना। और वो मुस्कुराती थी तब वो जो मुस्कुरा रही थी तब कर वहाँ से उठी और बाहर जाने लगी। रात का वक्त था। प्लानिंग रूम में पूरा गैंग मौजूद था। मुहतशिम एक नक्शे पर देखकर सब बता रहा था। ये नक्शा किसी बैंक का लग रहा था। इसने कुछ जगह लाल रंग से नक्शा पर हाईलाइट कर रखी थी। तो हम लोग बैंक के अंदर जाएंगे? शीला का सवाल आया था। हम पुलिस की वर्दी पहनकर अंदर जाएंगे?
कल सुबह इस जंगल के पास जो एरिड रोड है वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरेगी। हमारा पहला टारगेट वही गाड़ी है। इसने सवाल आते साथ ही जवाब दिया था। मुहतशिम ने टेबल पर बड़े डब्बे में से रेडियो मोबाइल निकाले और सबको एक एक मोबाइल दिया। वो काले रंग का मोबाइल था जिसमें बस कॉल हो सकती थी। मैंने ब्लैक मार्केट से ये मोबाइल खरीदे हैं। ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है कि इनको ट्रेस करने के लिए आजकल कोई सॉफ्टवेयर मौजूद ही नहीं है। हम इनके ज़रिए ही आपस में रब्ता करेंगे। हम अंदर चले तो जाएंगे ना, मगर वापस कैसे आएंगे? बाहर तो पुलिस होगी। सवाल लाइला की तरफ से आया था। मुहतशिम पुरस्कार तरीके से मुस्कुराया। इस रास्ते से इसने नक्शे पर एक जगह अपनी उंगली रखकर बताया। अब बाकी सब सवाल करते और मुहतशिम इनको आगे का सारा प्लान बता रहा था। अगली सुबह लाइला और शीला बड़ी बड़ी चादरों में खुद को लपेटे एरिड रोड पर खड़ी थी। चादरें इतनी लंबी थी कि सिर से लेकर पांव तक वो इसमें लिपटी हुई थी। मुंह पर निकाब किया हुआ था और आंखों में घबराहट थी। रोड के इर्द गिर्द घना जंगल था। बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियों में वो चारों छुप कर बैठे हुए थे। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। सामने से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी इनके करीब आ रही थी और वो दोनों हाथों के इशारे से मदद मांग रहे थे। हम बेसहारा लड़कियों की कोई मदद करो प्लीज़, वो दोनों रोते हुए आवाज़ दे रही थी। गाड़ी में बैठे पुलिस ऑफिसर ने इनकी तरफ देखकर गाड़ी रोकी। फिर आगे वाले सीट्स पर बैठे दोनों पुलिस ऑफिसर इनके पास आए। इतनी वीरान सड़क पर आप दोनों क्या कर रही हैं? एक पुलिस ऑफिसर ने सवाल किया। वो दोनों बहुत डरी और घबराई हुई लग रही थी। हम अपने कॉलेज के साथ अपने जंगल में कैंप के लिए आए थे, मगर अब हम इस जंगल में खो गए और हमें नहीं पता हम घर कैसे जाएं। हमें तो यहाँ कोई रास्ता भी नहीं आता। लाइला पुलिस वालों को अपना हाल बता रही थी, अपने जाल में फंसा रही थी। पुलिस अंकल, आप हमारी मदद करेंगे ना? देखें हम दो अकेली लड़कियां इस जंगल में अपने घर तक कैसे जाएंगी? शीला जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी। दोनों की ड्रामेबाजी अरूज पर थी। ठीक है, आप हमारे साथ चलें, हम आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे। पुलिस वाले जाल में फंस चुके थे। ये पुलिस की बड़ी गाड़ी थी, एक डाले की तरह थी। उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। वहाँ आमने सामने दो पुलिस वाले बैठे थे और वो लाइला और शीला को देखकर थोड़ा पीछे हो गए। शीला और लाइला पीछे गाड़ी में एक दूसरे के आमने सामने बैठ गई। पिछला दरवाज़ा बंद करके दोनों पुलिस वाले वापस मुड़े। अभी वो दोनों आगे पहुंचे ही थे कि झाड़ियों में से हेमी और जैमी गन हाथ में लिए इनकी तरफ बढ़े। उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और मुंह पर काला मास्क था। अभी पुलिस वाले अपनी गन निकालने लगे थे कि हेमी और जैमी ने इनके सर पर गन टानी। इतने में मुहतशिम झाड़ियों से निकला। इसके साथ अहमद भी था। इन दोनों में भी वही पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। वो दोनों हैरान थे कि ये पुलिस वाले होकर हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हम कोई पुलिस वाले नहीं है, इसलिए हमसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। मुहतशिम ने इनके सारे अंदेशे दूर कर दिए थे। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना ये दोनों सीधा तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे। एक पुलिस वाले को इस तरह धमकाने का अंजाम जानते हो? एक पुलिस वाला गुस्से में बोला था। अभी तुम मुझे नहीं जानते, 3 तक गिनूंगा। अगर तुम लोगों ने अपने हाथ ऊपर ना किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गाड़ी के अंदर थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। एक पुलिस वाले ने बाहर जानकर देखने की कोशिश की तो लाइला ने शीला को इशारा किया। उन्होंने फ़ौरन चादर में छुपाई गन निकाल के इनके सर पर तानी। हिलने की कोशिश भी मत करो, वरना ये सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगी। लाइला ने धमकी दी। दोनों पुलिस वाले एक लम्हे के लिए रुके। लाइला ने जिस पुलिस वाले पर गन तान रखी थी, इसने अपने हाथ में गन पकड़ने की कोशिश की। लाइला ने गन मजीद ज़ोर से इस पुलिस वाले के सर पर मारी। जितनी देर तुम्हें गन पकड़ने में लगेगी ना, इतनी देर में मैं तुम्हें शूट कर चुकी होंगी और तेरा काम ख़त्म। आपकी वजह से हकीकत बता रही थी। अभी और कुछ ड्रामा क्रिएट होता है। इतने में दरवाज़ा खुला और मुहतशिम अहमद के साथ अंदर दाखिल हुआ। इनके साथ वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी थे जो कि हाथ ऊपर किए खड़े थे। चारों पुलिस वाले अब इनके गिरफ्त में थे। उन्होंने चारों पुलिस वालों को एक साथ रस्सी में बांधा और कुछ काले बैग में लोड किए। अब ये गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। मिन्हा अंगड़ाई लेटे हुए अपने बेड से उठी। आज वो घर पर अकेली थी। बाकी सब इसकी खाला की बेटी की शादी पर लाहौर गए हुए थे। मिन्हा को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो नहीं गई थी। मिन्हा फ्रेश होकर नीचे की तरफ टपकी। इसने सादा सी पर्पल कलर की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। बाल नहाने की वजह से गीले थे। इसका मूड शदीद खराब था क्योंकि आज सोनिया बेगम घर पर नहीं थी जो इसके लिए नाश्ता बनाती। वो मुँह बनाकर किचन में दाखिल हुई, लेकिन कोई वहाँ पहले से ही मौजूद था। एक तरफ चाय का पानी चढ़ाया हुआ था और दूसरी तरफ तवा रखा था। अभी वो अंदर तोड़ रहा था। इसकी नज़र मिन्हा पर पड़ी। हमेशा की तरह वो दिल से मुस्कुराया था। बुराक ने काली ड्रेस पैंट और शर्ट के ऊपर एप्रन पहन रखा था। इसने ब्लैक लॉन्ग कोट कुर्सी पर पड़ा था। तुम इधर क्या कर रहे हो? मिन्हा हैरान हुई थी लेकिन गुस्सा नहीं। वो किचन में रखी कुर्सी पर बैठ गई। आंटी ने कल बताया था कि वो लाहौर जा रही हैं, तो मैंने सोचा आपका नाश्ता कौन बनाएगा? वो अंडे फेंट रहा था। मिन्हा ने बिना कुछ कहे। बुराक को इसकी परवाह होती थी। वो मिन्हा को अच्छे से समझता था। कब इससे क्या चाहिए बुराक को सब पता था। और तुम घर के अंदर किस तरह आए हो? जैसे पहले आया था। मासूम से अंदाज में जवाब आया था। तुम्हारी ये छतें और दीवारें कूदने की आदत कब जाएगी? वो तंज कर रही थी। इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं। जवाब फ़ौरन आया था। मिन्हा ने हद है वाले अंदाज में सर हिलाया। खैर ये बताएं, ऑमलेट कैसा पसंद है आपको? वो अंडे फेंट चुका था। खा मैं हर तरह का लेती हूँ, बस पका नहीं सकती। वो खुद पर तंज कर रही थी और बुराक मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों डाइनिंग पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तुमने इतनी अच्छी कुकिंग कहाँ से सीखी? मिन्हा ने पहला नवाला लेते हुए सवाल किया। मैं बहुत अरसा हॉस्टल में रहा हूँ तो खाना खुद भी बनाता हूँ। हमारा सुघर लड़का। मैं तो हॉस्टल में रहकर भी बाहर से मंगवा लेती थी। इससे कुकिंग के से वाकई उलझन होती थी। आप भी हॉस्टल में रहती थी? वो थोड़ा चौंका। हाँ, मैं ओ लेवल्स के बाद इंग्लैंड चली गई थी। कुछ अर्सा हॉस्टल में रहने के बाद मैंने अपार्टमेंट किराए पर लिया था और ये बात बुराक को आज पता चली थी। लगता है आप शुरू से ही इतनी अमीर है। मैं इंग्लैंड स्कॉलरशिप पर गई थी और पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती थी, तो तुम ये कह सकते हो मैं शुरू से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट थी। फिर आप पाकिस्तान क्यों आई? वहीं पर नौकरी करती हूँ। चाय पीते हुए बोली। अपना मुल्क अपना होता है। वैसे भी बाबा के इंतकाल के बाद अम्मी और नूर अकेली हो गई थी। मैं इन्हें ऐसे छोड़कर खुद वहाँ कैसे रह सकती थी? अपने बाप की मौत का जिक्र करते हुए थोड़ा अफसरदा हुई थी। बुराक ने ये महसूस किया था। फिर इसने इस बारे में कोई
और सवाल नहीं किया। अभी वो दोनों कोई और बात करते कि मिन्हा का फ़ोन बजा। इसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से बात का आगाज़ हो चुका था। फ़ोन सुनते ही मिन्हा के होश उड़े थे। बुराक, हमें जल्दी चलना होगा। वो बहुत जल्दी में नजर आती थी। बुराक समझ चुका था क्या हुआ है। वो अनजान तरीके से पूछा था। नेशनल बैंक में कुछ चोर पुलिस की वर्दी में घुस आए हैं। वो काफ़ी परेशान थे। बुराक इसका वक्त ज़ाया करना चाहता था। कौन से वाले बैंक, वो जिसमें सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन की सेविंग्स होती हैं? हाँ, वहीं मुल्क के अमीर अमीर बिजनेसमैन की सारी सेविंग्स वहीं पर मौजूद हैं और अब वो सरकार पर प्रेशर डालेंगे। ये कोई आम बात नहीं है। वो अच्छी खासी परेशान थी। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ तैयार होने के लिए बड़ी। बुराक बाहर की तरफ बढ़ा। गैराज में मिन्हा की गाड़ी खड़ी थी। इसने ऊपर की तरफ देखा और दिल में बोला, आई एम सॉरी मिन्हा। फिर गाड़ी के टायर से हवा निकाली और वहाँ से भागा। इसका असल मकसद था पुलिस का वक्त ज़ाया करना और मिन्हा के वहाँ पहुँचते ही ये सब मुश्किल हो जाता। बुराक ने बाहर आकर अपनी गाड़ी निकाली और बैंक का रुख किया। बैंक की इस बड़ी सी इमारत के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। ये सफ़ेद रंग की इमारत 4 मंजिला थी। शहर में आज ताजिर ब्रदर्स की हड़ताल की थी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की हर दुकान और मॉल्स वगैरह बंद थे। पुलिस वाले वहां खड़े अंदर जाने की तरकीब सोच रहे थे। इतने में बुराक अपनी गाड़ी से उतरा और पुलिस की तरफ बढ़ा। आप लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? इसने फिर से अनजान बनते हुए सवाल किया। सर, बैंक के हर दाखिली दरवाजे पर लेजर बम लगाए गए हैं। अंदर जाना नामुमकिन है। पुलिस वालों की हालत इस वक्त बहुत बुरी थी और बुराक दिल में मुस्कुराया था। आखिर सब वैसा ही चल रहा था जैसा मोहतशिम ने प्लान किया था। फ़ौरन से बम डिस्पोजल स्क्वाड से रब्ता करें ताकि वो आकर बम डिफ्यूज़ करें। अब वो अगली तदबीर बता रहा था। सर, जिस पुलिस की गाड़ी में वो चोर आए थे, इस गाड़ी में से 4 पुलिस वाले भी मिले थे। वो बेहोशी की हालत में थे, इसलिए इनको अस्पताल भेज दिया गया। अब दूसरा पुलिस वाला बुराक को सब बता रहा था। इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है। इनका बयान हमारे चोरों को पकड़ने के लिए मदद करेगा। बुराक थोड़ा सोच के बोला। दूसरी तरफ मिन्हा अपनी गाड़ी के पास गुस्से में खड़ी थी। इसने ग्रे रंग का लॉन्ग कोट और नीचे वाइट शर्ट पहन रखी थी। वो इस गाड़ी में नहीं जा सकती थी। इसने अपने ऑफिस कॉल की और वहाँ से गाड़ी मंगवाई। गाड़ी को आने में 10 मिनट तो आराम से लग जाने थे। मिन्हा ने फ़ौरन बुराक को कॉल मिलाई। अब वही इसकी आखिरी उम्मीद थी। बुराक ने कॉल उठाई। हाँ बुराक, मुझे फ़ौरन सारी डिटेल्स दो। वहाँ क्या हो रहा है? वो फिक्रमंद थी। बैंक के हर दाखिली दरवाजे पर बम लगाया गया है। अभी मैंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया है। कुछ देर में वो इधर आ जाएंगे। मिन्हा को थोड़ी तसल्ली हुई। मेरी गाड़ी के टायर की हवा निकली हुई है। मैं कुछ देर में पहुँच जाऊँगी, लेकिन तब तक बुराक तुम सब संभाल लेना। आई ट्रस्ट यू। वो बहुत यकीन से कह रही थी और बुराक की ज़मीर ने इसे जगाने की कोशिश की। लेकिन क्या वो मिन्हा को धोखा दे रहा था? लेकिन एक बात समझ नहीं आई थी, ये चोर अंदर घुसे कैसे? मिन्हा इस बारे में सोच रही थी। कुछ देर पहले एरिड रोड से वो पुलिस की गाड़ी बैंक की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद बैंक के बाहर गाड़ी आकर रुकी। बैंक के 4 दाखिली दरवाजे थे, जिस पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मोहतशिम गाड़ी से उतरा। इसके साथ ही लाइला, शीला और अहमद थे। वो लोग बैंक के मेन गेट की तरफ बढ़े। इसी वक्त वो किसी पुलिस वाले से कम नहीं लग रहे थे। वो लोग मेन गेट पर पहुंचे तो दोनों गार्ड्स ने इन्हें सल्यूट किया। हमें अभी खबर मिली है, बैंक पर हमला होने वाला है। सिक्योरिटी के लिए सब गार्ड्स को इधर बुलाएं। हमें मिलकर कुछ तदबीर करनी है, मोहतशिम हुक्म देते हुए बोला। इसके लहजे में काफ़ी रौब था, जैसे वो कोई सीनियर अफसर हो। इतना कहने की देर थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने रेडियो फ़ोन की मदद से बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को इधर बुलाया। थोड़ी ही देर में सब इधर मौजूद थे। मोहतशिम इनको अपनी बातों में लगा रहा था और इन सब में हैमी और जैमी ने बाकी 3 दरवाज़ों पर बम एक्टिवेट कर दिए। जैसे ही ये सब काम मुकम्मल हुआ, हैमी ने अपने फ़ोन के जरिए मोहतशिम को सिग्नल दिया। मोहतशिम समझ चुका था काम हो गया है। इसने इन 8 सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी बातों में इतना उलझाया कि वो बस इसे ही सुन रहे थे। अब बारी थी लाइला के एक्शन में आने की। इसने अपनी जेब में पड़ा एक गोल सा अंडा ज़मीन पर दे मारा। अंडे के टूटते ही हर जगह इतना धुआं हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये धुआं इतना जहरीला था कि सूंघते इंसान को थोड़ी देर के लिए अपाहिज कर देता था। यही हाल इन गार्ड्स का हुआ था। मोहतशिम और इसके गैंग ने मास्क पहन लिया, इसलिए वो इस सब से महफूज रहे। 1 मिनट के अंदर ही वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। फिर वो सब अंदर घुसे। पीछे से हैमी और जैमी भी इस मेन गेट पर बम लगाकर अंदर चले आए। थोड़ी देर बाद जब सिक्योरिटी गार्ड्स को होश आया तो उन्होंने पुलिस को कॉल की। वो लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दरवाजे पर लेज़र बम लगा हुआ था। ये बम ऐसा होता है कि अगर लेज़र के पार कोई भी चीज़ जाए तो ये फट जाता है। अंदर जाते एक बड़ा सा हॉल नुमाया हुआ, जिधर सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। कोई फाइल लिए कहीं जा रहा था और कोई अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। अंदर घुसते ही उन्होंने अपने साथ लाई गई काले बैग में से M4 गन्स निकाली। सारे लोगों के होश उड़े थे। इन सब ने मिलकर छत की तरफ गोलियां बरसाना शुरू की। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। सबके चेहरों पर खौफ था। ऐसे लगता था कि मौत इनके सर पर खड़ी थी। 1 मिनट मुसलसल फायरिंग करने के बाद वो सब रुके। अब मोहतशिम मेगाफोन पर बोलना शुरू हुआ। आप सब लोग रिलैक्स हो जाएं। अगर आप सब हमारी बात मानेंगे तो किसी को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा। इसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी और जो जहां था वहीं रुक गया। इनके चेहरों पर खौफ अभी भी तारी था। सब अपने अपने मोबाइल हमारे हवाले कर दें और हाथ ऊपर करके नीचे बैठ जाएं। इसने सबसे मोबाइल देने का इशारा किया। अहमद और शीला आगे बढ़े और सबसे मोबाइल देने लगे। सब इनके करीब आने से पहले ही मोबाइल बाहर निकाल चुके थे। कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। उन्होंने सबको किताब बनाकर हॉल के दरमियान में जमा किया। माफ़ करना दोस्तों, हमारी वजह से थोड़ी देर के लिए आप सबको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब वो दोबारा बोला था। फिर अपनी टीम की तरफ बढ़ा। अहमद और शीला, तुम दोनों इन सब पर नजर रखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हैमी और जैमी, तुम दोनों छत पर जाओ। अगर पुलिस अंदर घुसने की कोशिश करे तो मुझे सिग्नल देना। लाइला, तुम मेरे साथ चलो। वो हुक्म दे रहा था और सब अपने अपने काम में लग चुके थे। हॉल के सीधे हाथ पर सीढ़ियाँ थी जो मैनेजर के ऑफिस तक जाती थी। इनकी गोल्डन मछली वहीं थी। वहीं एक इंसान था जिसे इस बैंक की हर तिजोरी की लॉक का पिन पता था। मैनेजर अपने बड़े से दफ्तर में नहीं था। वो गोलियों की आवाज़ सुनकर बैंक रूम की तरफ भागा था।
पिंक रूम ऐसा कमरा होता है जो ऐसी हंगामी हालत में खुद को महफूज रखने के लिए बनाया जाता है। मोहतशिम पहले ही जानता था कि मैनेजर इस कमरे की तरफ ही भागेगा। इसने अपना वीडियो मोबाइल निकाला और अहमद को कॉल मिलाई। अहमद, इस वीडियो का वक्त आ गया है। वो इतना कहने की देर थी, अहमद ने इस काले बैग की तरफ कदम बढ़ाए, फिर अपना लैपटॉप निकाला और कुछ रिकॉर्डिंग की। 2 मिनट के अंदर अंदर इस बैंक के अंदर लगी टीवी स्क्रीन एक ही वीडियो चलने लगी। वीडियो में 2 छोटे छोटे बच्चे एक सोफे पर बैठे थे और साथ ही एक खातून बैठी थी। तीनों की हल्की सी आवाज़ निकल रही थी। इसके सर पर एक आदमी गन लेकर खड़ा था। इस आदमी ने इन तीनों को बोलने का इशारा किया तो औरत डरती डरती बोलना शुरू हुई। फारिस, जो भी ये लोग आपसे कह रहे हैं इनकी बात मान ले, वरना ये मुझे और हमारे इन दोनों बच्चों को मार देंगे। वो रो रही थी और फारिस, मैनेजर जो भाग रहा था, अपने सामने चलने वाली स्क्रीन पर ये देखकर रुका। इंसान कितना भी मजबूत हो, अपनी फैमिली के बारे में एहसास होता है। इसका अपनी फैमिली के लिए प्यार इसे कमज़ोर बना देता है। वो दराज कद का फारिस जो शक्ल से 40 के करीब करीब लगता था, इसकी शक्ल पर अब गुस्सा, खौफ, डर, मजबूरी सब तारी था। मोहतशिम दोबारा मेगाफोन में बोला, प्यारे फारिस, चुपचाप वापस अपने दफ्तर में आ जाओ, वरना तुम अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाओगे। वो बड़े आराम से धमकी दे रहा था। लायला इसके साथ खड़ी ये सब देख रही थी। इसे ये सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वो इन बच्चों के लिए बुरा महसूस कर रही थी। इन बच्चों के चेहरे पर खौफ देखकर इसे अपना माजी याद आया था। वो खौफ कभी इसके चेहरे पर होता था। थोड़ी देर में फारिस थक हार कर खुद ही अपने ऑफिस में वापस आ गया। मोहतशिम और लायला वहाँ खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। वो अपने ऑफिस की बड़ी सी गाड़ी से उतरे। बुराक की इस पर नज़र पड़ी। वो काफ़ी जल्दी में लगती थी। अभी तक बम डिस्पोजल स्क्वाड आया या नहीं, और अंदर की क्या रिपोर्ट है? वो आते साथ सवाल करना शुरू हो गया। मैम, वो बस रास्ते में है, अभी मेरी इनसे बात हुई है, बाकी अंदर की कोई रिपोर्ट नहीं है। गोलियों की आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। एक पुलिस वाला जल्दी जल्दी इसे सब बता रहा था। मुझे फ़ौरन बैंक का नक्शा चाहिए, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी होगा। आते साथ इसका दिमाग चलना शुरू हो गया। बुराक को ये सब सुनकर थोड़ी घबराहट हुई थी। जेब में हाथ डाले वो यहाँ से 2 कदम दूर हो गया। कुछ लम्हों में ही मिन्हा का फ़ोन बजा। कोई रॉन्ग नंबर था, लेकिन इसने फ़ोन उठाया तो तुम बैंक के बाहर पहुँच ही गई इंस्पेक्टर मिन्हा। आवाज़ किसी रोबोट की तरह लग रही थी, जैसे दूसरी तरफ से कोई वॉइस चेंजर लगाया गया हो। इसने अपने इर्द गिर्द घूमकर देखा, वहाँ कोई तो था जो इसे देख रहा था। अरे, तुम तो परेशानी हो गई। ऊपर फारिस के ऑफिस की खिड़की में खड़ी लायला मिन्हा को देखकर बोली, तुम हो कौन और किस लिए कॉल की है? वो थोड़ा सा उलझी। बाकी सब ठीक है, मगर तुम सवाल बहुत करती हो ना, अपना वक्त ज़ाया करो ना मेरा। वो तब गई थी। इस वक्त वो किसी मजाक के मूड में नहीं थी। अभी वो फ़ोन बंद करती लायला फिर से बोली, बैंक के अंदर आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंदर जितने भी लोग हैं सब बिन मौत मारे जाएंगे। पहली बात, तुम लोग जो कुछ भी चाहते हो वैसा होने नहीं दूंगी। तुम्हारी इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। वो गुस्से में बोली थी। एक वीडियो भेज रही हूँ, इसको देखकर अपने फैसले पर गौर करना। इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। 1 मिनट के अंदर अंदर मिन्हा को वीडियो मिल गई थी। एक पुलिस वाला गाड़ी से उतर कर मिन्हा की तरफ बढ़ा था। इसके हाथ में बैंक का नक्शा था। यह नक्शा मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। तुम बम डिस्पोजल स्क्वाड से रब्ता करने की कोशिश करो। बुराक झटके इसके सामने आकर बोला। इसने बुराक नक्शा पकड़ाया और किसी को कॉल मिलाने लगा। बुराक ने इधर उधर देखा, कोई इसे नहीं देख रहा था। फिर अपने कोट के अंदर वाली जेब से एक दूसरा नक्शा निकाला और असली नक्शा अपनी कोट की जेब में डाल दिया। जिस काम के लिए वो इधर था वो हो चुका था। इसे कोई ख्याल आया। इस दिन जब सब प्लानिंग रूम में खड़े मोहतशिम से सवाल कर रहे थे तो बुराक ने सबको एक खतरे से आगाह किया था। जितना मैं मिन्हा को जानता हूँ, वो इन बम से रुकने वाली नहीं है। वो जरूर नक्शे की मदद से अंदर जाने का कोई और रास्ता तलाश करेगी। बिल्कुल, लेकिन इसे वही नक्शा मिलेगा जिसमें अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो तुम अपनी जेब में रखे इस बटन को दबाना, मुझे सिग्नल मिल जाएगा। इससे फ़ौरन बाद ही लायला मिन्हा को कॉल करके बातों में लगाएगी और तुम वो नक्शा बदल डालोगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था। मिन्हा अभी भी वो वीडियो देखकर वापस मुड़ी थी। इसके पीछे बुराक नक्शा लिया गया था। क्या हुआ आपको? वो फिक्रमंद हुआ था। ये चोर हमारी सोच से भी ज़्यादा चलाक हैं। अंदर इन्होंने सबके सर पर बंदूक तान रखी है। हमारा एक कदम इन सबकी जान को खतरे में डाल सकता है। वो इन सब लोगों के लिए बेहद फिक्रमंद थी। आप फिक्र ना करें, ये देखें नक्शा, इसमें कोई खुफिया रास्ता ज़रूर होगा अंदर जाने का। वो हमेशा की तरह से तसल्ली दे रहा था। मिन्हा ने इसके हाथ से नक्शा पकड़ा। अभी वो नक्शे पर गौर कर ही रही थी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड आ चुका था। बैंक के अंदर अहमद और शीला इन लोगों पर नजर रखे हुए खड़े थे। आई एम सॉरी शीला, मैंने जो कुछ किया है मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। अहमद शीला के पास खड़ा बोला। अच्छी बात है, शर्मिंदा होना भी चाहिए। वो इसकी तरफ देखे बगैर बोला, क्या हम दोबारा से? सोचना भी नहीं। मुहतशिम को सब बताकर तुमने लायला को बहुत बड़ी मुसीबत में डालने की कोशिश की थी। मैं ये बात नहीं भूल सकती। चंद दिन की दोस्ती तुम्हें इतनी अजीज होगी? वो लायला जैसी लड़की मुझसे ज़्यादा प्यारी है तुम्हें? वो शिकवा कर रहा था। हाँ, वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। वो मेरी बहनों की तरह, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। वो गुस्से में बोली थी और अहमद खामोश हो गया था। ऊपर मुहतशिम और लायला फारिस के साथ तिजोरी के पास खड़े थे। तिजोरी का दरवाज़ा 9 फीट लंबा और गोल शक्ल का था। दरवाज़ा फारिस खोल चुका था। अंदर 5-5 हज़ार के बहुत से नोट मौजूद थे। फारिस के चेहरे पर वाज़े परेशानी थी और लायला इसके सर पर गन ताने खड़ी थी। मुहतशिम का फ़ोन बजा। कॉल हैमी की थी। हाँ बोलो हैमी। हैमी ऊपर छत पर खड़ा था। बम डिफ्यूज़ करने वालों को आते देख चुका था। सर वो आ चुके हैं। हमारे पास बस कुछ मिनट हैं। तुम और जैमी दोनों जल्दी से नीचे आओ मेरे पास। लायला, अब प्लान फरार की बारी थी। लायला को इसका टॉस मिल चुका था। मुहतशिम तिजोरी के अंदर घुसा। इतने सारे नोटों की महक सुनकर मुहतशिम को जो सुकून मिला था वो बस वही जानता था। इसने कुछ पैसे उठाए और खुशी में ऊपर फेंके। लायला ने फाइज को बाहर चलने का इशारा किया। लायला ने इसके सर पर गन तान रखी थी और फाइज ने दोनों हाथ ऊपर थे। लायला इसने नीचे की तरफ लेकर जा रही थी।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर बैंक में से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है तो ये चोर यहाँ से फरार कैसे होंगे। मिन्हा नक्शे पर गौर करने के बाद बोली, देखा आप वैसे ही परेशान हो रही हैं, वो लोग जैसे ही गेट से बाहर आएंगे हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। बुराक ऐसे बोला था जैसे कोई चूहे बिल्ली का खेल हो। तुम्हें वाकई लगता है वो हमारे होते हुए यहाँ से निकलेंगे? ना इतने पागल वो हैं ना मैं। वो ये गेम थोड़ा थोड़ा समझना शुरू हो गई थी। लाइला और फाइज पार्किंग एरिया तक आ गए थे। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी थी। पार्किंग अंडरग्राउंड थी जो कि मेन रोड से जा मिलती थी। ज़रा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम अपनी बीवी बच्चों से दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। लाइला इसे धमकी दे रही थी। मगर मुझे करना क्या है? फैज़ ने घबराते हुए सवाल किया। अपनी गाड़ी में बैठो। वो थोड़ा चिल्ला कर बोली। इतना कहने की देर थी वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ मिन्हा बुराक और पुलिस वाले गेट पर खड़े थे। अभी तक बम डिफ्यूज़ नहीं हुआ था। मिन्हा का बस नहीं चल रहा था वो किसी तरह अंदर चली जाए। तीसरी जानिब मुहतशिम हैमी और जैमी के साथ मिलकर सारे नोट बड़े बड़े बैग्स में डाल रहा था। इनके हाथ तेज़ तेज़ चल रहे थे। पुलिस किसी भी वक्त अंदर आ सकती थी। 4 बैग्स भर चुके थे। मज़ीद 3 बैग वो लोग इस वक्त भर रहे थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड के बंदे ने पीछे खड़े बुराक को एक नज़र देखा और इसे आंख के इशारे से कुछ कहने की कोशिश की। बुराक समझ चुका था बम डिफ्यूज़ स्क्वाड के लोग रास्ते में ही बदल दिए जाएंगे और वो बम तब तक डिफ्यूज़ नहीं करेंगे जब तक इसे सिग्नल ना मिल जाए। बुराक इसे देखकर फातिहाना मुस्कुराया। जब तक इसे प्लान के मुताबिक चल रहा था पुलिस को लग रहा था सब इनकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वाकई मुहतशिम को दिमाग से खेलना आता था। फाइज अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ चुका था। इसकी गाड़ी के शीशे टिंटेड थे जिसकी वजह से बाहर वाला अंदर कुछ नहीं देख सकता था। तुम ये गाड़ी जितनी तेज़ चला सकते हो इससे भी तेज़ चलाओ। अगर आज ये गाड़ी रुकी तो समझो तुम्हारी फैमिली खत्म। वो इसे धमकी दे रही थी और फाइज अपनी फैमिली से के प्यार में मजबूर था। गाड़ी की LED स्क्रीन पर इसके घर की वीडियो चल रही थी जिधर इसके बच्चे बीवी बच्चे डरे सहमे बैठे थे। इसने गाड़ी स्टार्ट की और रोड की तरफ लेकर निकला। इसके जाते ही लाइला ने शीला को कॉल की। फारिस यहाँ से जा चुका है, अब तुम्हारी बारी है। जो लोगों के फ़ोन्स लिए गए थे इनमें से एक फ़ोन निकालकर शीला ने पुलिस को कॉल मिलाई। दूर रिंगिंग के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो, मैं रमला बोल रही हूँ। जिन चोरों ने हमें बैंक में कैद किया था वो यहाँ से फारिस साहिब की गाड़ी में बैठ के फ़रार हो रहे हैं। इन्हें जल्दी पकड़ें। काफ़ी फिक्रमंदी और परेशानी के आलम में शीला की अदाकारी जा रही थी। दूसरी तरफ से गाड़ी का नंबर पूछा गया और शीला ने मुहतशिम का बताया गया नंबर पुलिस को बताया। सारे बैग नोटों से भर चुके थे। मुहतशिम ने सारे गैंग को तिजोरी के पास बुलाया। लगता है तुम पहली दफ़ा कोई बम डिफ्यूज़ कर रहे हो। मिन्हा की बस हो गई थी। पिछले 10 मिनट से वो मुसलसल बम डिफ्यूज़ करने का इंतजार कर रही थी। मैम, ये कोई आम बम नहीं है जिसमें कोई तार काट कर ये डिफ्यूज़ हो जाए। वो बुरा मान गया था और मिन्हा ने गुस्से से आंखें बंद कर ली थी। एक पुलिस वाला जल्दी जल्दी में गाड़ी से निकला और मिन्हा की तरफ बढ़ा। इसे पीछे से कोई कॉल आई थी। वो चोर पार्किंग एरिया से बाहर निकल चुके हैं, हमें इनका पीछा करना होगा। वो जल्दी जल्दी बता रहा था। ये सुनकर मिन्हा हैरान हुई थी। नक्शे में पार्किंग एरिया का जिक्र भी नहीं था। तुम्हें कैसे पता? मिन्हा चौंकी। अंदर से किसी ने कॉल करके बताया पार्किंग एरिया दूसरे रोड की तरफ निकलता है, लेकिन एक दूसरा है जिधर से हम इन्हें पकड़ सकते हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया पार्किंग एरिया का? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? बुराक फजूल की बहस करके वक्त ज़ाया कर रहा था। मुझे ये कोई चाल लग रही है, मिन्हा सोचते हुए बोली। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बुराक हैरान हुआ। वो चोर जब इतना कुछ प्लान कर सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो अंदर कोई फ़ोन छोड़ेंगे? मिन्हा काफ़ी गौर करके बोली। इस वक्त फाइज की गाड़ी का पीछा करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बुराक इसकी तरफ देखकर बोला। मगर मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। अगर तुम पहले बता देते तो इस वक्त पार्किंग एरिया पर भी हमारी नाकाबंदी होती। वो गुस्से में पुलिस वाले पर बरसी थी। मैम, इस वक्त हमें इनका पीछा करना होगा। सरकार का ऑर्डर आ गया है। पुलिस वाला संभल कर बोल रहा था। केस में हल कर रही हूँ या सरकार? वो गुस्से में बोली। मैम, पीछे से ऑर्डर है, आपको मानना होगा। मिन्हा, वो दुरुस्त कह रहा है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। बुराक ने पुलिस वाले का साथ दिया। वो गुस्से में अपने ऑफिस की गाड़ी की तरफ बढ़ी। इसे देखकर गाड़ी का ड्राइवर आ गया है, लेकिन इसके हाथ में इशारा करके इसे इधर से रुकने का बोला। बाकी सब पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। बुराक अपनी गाड़ी में मौजूद था। अंदर सब लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 4 पुलिस वाले यही पर रुके थे। तिजोरी के बाहर पूरा गैंग खड़ा अपनी जीत का जश्न मना रहा था। मुहतशिम की 3 महीनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद आज किस्मत इस पर मेहरबान हुई थी। वो सब खुशी में झूम रहे थे। इतना सारा पैसा किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा था। मैं तो जब सारी शॉपिंग करूंगी। शीला खुशी से पागल हो गई थी। हाँ, और शॉपिंग मॉल में किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो जेल में सड़ना। लाला ने इसकी बात का जवाब दिया। ये रियलिटी चेक्स मत दिया करो। इसका मुंह लटक गया था। अब इन बातों का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना भी है। मुहतशिम संजीदा हुआ था। इसने एक बैग उठाया। इसे देखा देखी सबने अपने अपने बैग उठाए। हैमी और जैमी ने एक के बजाय 2 बैग उठाए थे। एक अपना और एक बुराक का और दूसरा लाइला का। लाइला ने कोई बैग नहीं उठाया था। इसकी मंजिल मुख्तलिफ थी। फिर वो सब तिजोरी के नीचे की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ फारिस गाड़ी चलाता हुआ बैंक से कोई 30 किलोमीटर दूर गया। इसके पीछे अभी भी पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी। वो चाहता था गाड़ी रोककर पुलिस को सब बताए, मगर सामने स्क्रीन पर लगी वीडियो इससे ऐसा करने पर रोक चुकी थी। मीना ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। गन निकालकर फाइज की गाड़ी के टायर पर मारी। निशाना खाली गया था। इससे पीछे बुराक की गाड़ी थी। इससे मुहतशिम को कॉल मिलाई, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागो क्योंकि अब ये खेल खत्म होने वाला है। हम बस नीचे की तरफ आ गए हैं। वो लोग सबसे नीचे वाले फ्लोर पर थे। मिन्हा की देखिए आगे बैठे पुलिस वाले ने भी टायर पर फायरिंग की। गोली सीधा जाके टायर पर लगी। फारिस की गाड़ी रोड पर डिसबैलेंस हुई। थोड़े ही लम्हे बाद गाड़ी रुक चुकी थी। दूसरी जानिब बम डिफ्यूज़ हो चुका था। फारिस की गाड़ी निकलते ही इस बंदे को सिग्नल मिल चुका था। इससे ज़्यादा वो पुलिस को बेवकूफ़ बना नहीं सकता था। 4 पुलिस वाले अंदर दाखिल हो चुके थे। वहाँ सब लोग अभी तक डरे सहमे बैठे थे। मुहतशिम ने बैंक के एक कोने में से गोल सा ढक्कन उठाया। ढक्कन नीचे गटर की तरफ खुलता था। इस पूरे शहर के नीचे गटर बनाया गया था जो जगह जगह नालों में खुलता था। यही वो रास्ता था जिधर से इन्होंने फरार होना था। ये सब रास्ते नक्शे में नहीं थे जो बुराक ने मिन्हा को देखा था। इनके रास्ते में झूठ
शामिल हो गया था। मोहतशिम के पीछे सब लोग नीचे गटर में उतरे थे। वहाँ गंदा पानी बह रहा था और बदबू हद से ज़्यादा थी, लेकिन बैंक से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। ये एक पूरे अंडरग्राउंड शहर की तरह था जिसमें चलने के खुले खुले रास्ते थे। वो इस अंधेरे गटर में चलते जा रहे थे। गंदा पानी इनके पाँव के टखनों तक आ रहा था। मोहतशिम ने बड़ी टॉर्च जलाई और सबको कुछ कुछ रास्ता दिखाई देने लगा। वो चारों पुलिस वाले हॉल के अंदर से एक एक करके सबको बाहर निकाल रहे थे। सब लोग जिंदा सलामत थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। मीना अपनी गाड़ी से नीचे उतरी। सब लोग पुलिस वाले भी रोड पर गाड़ी खड़ी करके फारिस की गाड़ी की तरफ बढ़े। फारिस अपनी गाड़ी से निकल चुका था। इसको देखते ही पुलिस वालों को अपनी बेवकूफ़ी का अंदाजा हो चुका था। मीना ने बेख्तियार अपना सर पीटा। इससे पहले शक था, लेकिन वो बाकी लोगों के हिसाब से चल रही थी। इसे खुद सोचने का मौका ही नहीं दिया गया था। मीना ने फारिस से चंद सवाल किए। वो वहाँ का मैनेजर था, इसे बैंक के हर रास्ते का पता था। फिर मीना ने बैंक के अंदर मौजूद अपने एक पुलिस वाले को कॉल मिलाई। कॉल फ़ौरन उठा ली गई थी। यस मैम। वो जो हॉल के बाहर खड़ा सब लोगों को निकाल रहा था, इसने बात का आगाज़ किया। वो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। ये गाड़ी सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए थी। वो अभी भी बैंक के अंदर मौजूद है। इसे गुस्सा भी था और अफसोस भी। मैम, हम अभी सारा बैंक चेक करते हैं। सारा बैंक चेक करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जरूर अंडरग्राउंड गटर के रास्ते से निकले होंगे। मिन्हा को इनका प्लान समझ आ चुका था। ठीक है मैम, हम भी अभी चेक करते हैं। इतना कहकर इसने फ़ोन काटा और अपने बाकी साथियों को अपने पास बुलाया। वो चारों अब नीचे वाले फ्लोर की तरफ भाग रहे थे। मोहतशिम अपने गैंग के साथ आगे की तरफ भाग रहा था, मगर लाइला सिर्फ चल रही थी। वो जानती थी कि पुलिस इनके पीछे जरूर आएगी। लाइला को इन्हें रोकने का टास्क मिला था। वो दूसरी तरफ मिन्हा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। बुराक इसके पास आया। मिन्हा की आंखों में कुछ अजीब सा शक और बेयकीनी थी। बुराक ये महसूस कर चुका था। अब मुझ पर शक नहीं कर सकती। इस वक्त मुझे खुद पर भी शक हो रहा है। अभी मैं किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती। दूसरों की बात मानकर ही मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इसे खुद पर सबसे ज़्यादा गुस्सा था। मैं आपको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, वो ये दिल में से कह रहा था। इसने चाहे मिन्हा को इसकी चोरी से गुमराह किया हो, लेकिन वो इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अभी इन बातों का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे कहीं जाना है। मिन्हा को समझ लगी थी अब इनके चोरों का पीछे करने का कोई फ़ायदा नहीं। किधर जा रही हैं आप? बुराक को हैरत हुई, मगर मिन्हा इग्नोर करती हुई गाड़ी में बैठी। इस वक्त वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। बुराक समझ गया था वो थोड़े गुस्से में है। इस वक्त इसे वही करना चाहिए जो वो चाहती है। बाकी पुलिस वाले बैंक की तरफ दोबारा रवाना हुए। बुराक वहाँ अकेला खड़ा था। वो चारों पुलिस वाले भी इस गटर में पहुंच चुके थे। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। इनके कदमों की चाप लाइला सुन चुकी थी। बाकी गैंग के लोग काफ़ी आगे जा चुके थे, मगर लाइला वहीं खड़ी रही। एक पुलिस वाले ने दीवार पर लगे बोर्ड पर एक बटन दबाया। इस जैसी जगह में मुख्तलिफ लाइट्स ऑन होगी। इन लाइट्स की रोशनी बहुत कम थी, मगर रास्ता देखा जा सकता था। ये गटर पहले सीधा जाता था और कोई 50 कदम के बाद एक मोड़ था। इस मोड़ पर लाइला खड़ी थी। इसने पुलिस वालों की तरफ झांका। वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लाइला के हाथ में मशीन गन थी। इसने गन पुलिस वालों के पाँव की तरफ चलाना शुरू कर दी। हमला अचानक हुआ था। वो सब चौकन्ने थे। कुछ देर बाद लाइला ने फायरिंग रोकी। वो सब अपने अपने मोर्चे बनाकर छुप चुके थे। अब हमला करने की बारी थी। लाइला की तरफ गोलियों की बरसात हुई थी, लेकिन वो दीवार से पीछे होकर खुद को इन गोलियों से बचा चुकी थी। पुलिस ने हमला रोका था और वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अभी इन्होंने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि लाइला ने फिर हमला शुरू कर दिया। सब पुलिस वाले साइड पर दीवार के साथ लग गए थे। इनके पास छोटी छोटी गन्स थी जिनमें कुछ ही बुलेट्स थी। कुछ लम्हे मुसलसल फायरिंग के बाद लाइला सांस लेने के लिए रुकी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए लोग आगे बढ़े। लाइला फायरिंग शुरू करना चाहती थी। पुलिस इसके थोड़े करीब पहुंच चुकी थी। मौका देकर पुलिस ने दोबारा फायरिंग शुरू की। लाइला ने भी जानबूझकर इन्हें फायरिंग करने दी। वो चाहती थी पुलिस वालों की बुलेट्स खत्म हो जाए, और वो कामयाब हुई थी। जब तक पुलिस इसके पास पहुंची, इनकी गन खाली हो चुकी थी। लाइला खुद इनके सामने आई। वो चाहती तो सिर्फ चंद गोलियों की बात थी। वो सब वहाँ ढेर हो जाते, लेकिन फिर इसे इनके बच्चों का ख्याल आया। वो नहीं चाहती थी कि कोई और बच्चा इसकी तरह यतीमी की ज़िंदगी गुजारे। मीना एक अस्पताल के वार्ड में खड़ी थी। इन पुलिस वालों को होश आ चुका था जिनकी गाड़ी में मोहतशिम लोग बैंक तक आए थे। मुझे तफसील से सब बताओ, आखिर हुआ क्या है? मीना ने एक स्ट्रेचर पर लेटे पुलिस वाले से पूछा। फिर इसने मीना को सारी कहानी बताई कि किस तरह लाइला और शीला ने इनको ट्रैप किया और फिर किस तरह इनकी गाड़ी पर हमला किया, और कोई ऐसी बात जो हमारी मदद कर सके। जी मैम, जब उन्होंने हमें बांध दिया तो वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इसकी आंखों के आगे सुबह का मंजर चलने लगा। वो अपने बाकी साथियों के साथ बंधा हुआ था और इसके साथ लाइला और मोहतशिम बैठे कुछ बातें कर रहे थे। हम चोरी तो करने जा रहे हैं, मगर इसमें बहुत खतरा है। लाइला फिक्रमंद थी। अरे देखो, जितना ज़्यादा खतरा उतना ज़्यादा फ़ायदा, मोहतशिम बोला था। मुख्तार शाह हमें हमारा हिस्सा तो देगा ना? हाँ हाँ, ना दिया तो हम इसका पोल खोल देंगे। कैसा पोल? लाइला हैरान हुई। इसके घर की स्टडी में किताबों की अलमारी के पीछे खुफिया कमरा है जिधर वो ये सारा चोरी का सामान रखेगा। मोहतशिम ने पुलिस वाले को देखा। वो इनकी बातें सुन रहा था। मोहतशिम लाइला को देखकर पूरी स्टार तरीके से मुस्कुराया था। तीर निशाने पर लगा था। वो एक बार फिर पुलिस को गुमराह करने में कामयाब हुआ था। मैम, इसने मुख्तार शाह का नाम लिया था, हमारे मशहूर सियासतदान जो पिछले माह ही इलेक्शन हारे थे। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? मिन्हा को थोड़ा अजीब लगा था। इन सियासतदानों का क्या पता मैम, इस दफ़ा सीट नहीं मिली तो इन्हें करप्शन का मौका नहीं मिला, इसलिए ऐसे चोरी करवाई होगी। जिनको हराम खाने की आदत हो जाए वो कभी भी हक हलाल नहीं खा सकते। मिन्हा कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से निकली। लाइला की तरफ एक पुलिस वाला बढ़ा। इसने वो मशीन जोर से इसके सर पर दे मारी। वो गन इतनी भारी थी कि इसका सर फट चुका था। इस वक्त वो बेहोश हो चुका था। अब मजीद 2 पुलिस वाले इसकी तरफ बढ़े। लाइला नीचे की तरफ झुकी। इसने इन दोनों के पाँव पकड़कर ज़मीन से उठाए। इनका दूसरा पाँव पहले ही हवा में था। लाइला के पाँव उठाते ही वो दोनों मुंह के बल ज़मीन पर गिरे। अभी वो उठते ही थे। लाइला ने इनके ऊपर वही अंडा फेंका जो बैंक के बाहर इसने सिक्योरिटी गार्ड पर फेंका था। थोड़ा थोड़ा धुआं होना शुरू हो गया, मगर पानी की वजह से धुआं ऊपर नहीं आया था और ना ही ज़्यादा फैला था। वो दोनों लेटे लेटे खांस रहे थे। ये धुआं इतना टॉक्सिक था कि इंसान को थोड़ी देर के बाद दिमागी तौर पर अपाहिज कर देता था। अब रह गया था चौथा पुलिस वाला। इसने लाइला की तरफ गन तान रखी थी। लाइला इसको देखकर पूरी स्टार तरीके से मुस्कुरा दी थी। हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। पुलिस वाला लाइला को धमकी दे रहा था। लाइला इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसके हाथ में गन नहीं थी। चलाओ गोली।
लायला ने इसे चैलेंज किया था। मैं वाकई चला दूंगा। तो चलाओ ना, दोनों का वक्त ज़ाया ना करो। वो लापरवाही से बोल रही थी। पुलिस वाले ने गोली चलाई मगर गन खाली थी। वो हंसी थी। पुलिस वाले के होश उड़े थे। लायला ने कलाबाजी खाकर पुलिस वाले को नीचे गिराया। अभी वो ऊपर उठता है कि लायला ने इसकी नाक पर मुक्का दे मारा। फिर वो मुक्कों की बरसात करने से रुकी नहीं। इसने पुलिस वाले के पेट में जोरदार लात मारी थी। लायला ने लॉन्ग बूट पहन रखे थे जो इसके पेट पर काफ़ी जोर से लगे थे। वो खुद को संभाल रहा था और लायला इसी बुरी तरह मार रही थी। इसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। वक्त कम था। बैंक के बाहर बाकी पुलिस वाले आ चुके थे। लायला ने ऊपर एक रोशनदान से बाहर झांका। ये बैंक के पिछले हिस्से की एक रोड थी। इसने रोशनदान का ढक्कन हटाया और वहाँ से बाहर निकली। बाहर आकर इसने ऊपर से पुलिस की जैकेट उतारी। लायला ने नीचे ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी। बैंक के साथ ही छोटा सा मॉल था और इसके आगे ही पार्किंग के बहुत से मोटरसाइकिल खड़े थे। वो इनकी तरफ भागी। पुलिस बैंक के अंदर ही आ रही थी। तभी जख्मी पुलिस वाले ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर कॉल मिलाई और लायला के फरार के बारे में आगाह किया। बाकी पूरा गैंग जा चुका है। सिर्फ एक लायला ही थी जो इन चोरों को पकड़ने में मदद कर सकती थी। अंदर आती पुलिस में से कुछ लोग वापस बाहर की तरफ भागे। उन्होंने गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करके बैंक के पिछले हिस्से का रुक किया। लायला ने वहाँ पर हर बाइक पर नजर दौड़ाई। मोहतशिम का बताई गई बाइक पहली लाइन में ही खड़ी थी। वो ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स बाइक थी। इसने जल्दी से बाइक को बाहर निकाला, इसे स्टार्ट किया। इसे पीछे से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी। लायला ने जल्दी से मोटरसाइकिल को रेस दिया और हेलमेट पहनकर बाइक भगाई। पुलिस अब इसका पीछा कर रही थी। बुराक अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। इसने कोट उतार कर इसी तरह अपनी अलमारी में लटकाया। जेब में वो 80 नक्शा अभी तक मौजूद था। अब फिर इसने मोहतशिम को कॉल मिलाई। मोहतशिम अभी इस अंडरग्राउंड गटर से निकलकर रोड पर आया था। रोड बिल्कुल सुनसान थी। इधर ही उन्होंने अपने गोदाम तक जाना था। जब तक लायला पुलिस को अपने पीछे लगा कर रखेगी तब तक वो लोग गोदाम में पहुंच जाएंगे। यही इनका प्लान था। मोहतशिम ने कॉल उठाई। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। बुराक पर पूरे स्टार मुस्कुराहट के साथ बोला, मिन्हा किधर है अभी? मोहतशिम का पहला सवाल था। जैसा कि मैंने कहा था, मिन्हा केस को वहाँ से हल करेगी जहाँ से सब शुरू होता है। वो इन्हीं पुलिस वालों से मिलने गई है। वो मिन्हा की साइकी समझ चुका था और केस हल होने की बजाय मजीद उलझ जाएगा। मोहतशिम मुस्कुराया था। कितना अच्छा लगता है ना जब सब आपकी मर्जी से हो। हाँ, सारा शक मुख्तियार शाह पर जाए। वैसे अपने बंदे ने सही खबर तो दी थी ना? बुराक को थोड़ा शक हुआ। हाँ, वो बंदा बहुत अरसे से मुख्तियार शाह के घर का काम कर रहा था। स्टडी में वाकई खुफिया कमरा है जिधर वो सारा करप्शन का पैसा रखता है। अब वापस वहाँ छापा मारेगी और शक यकीन में बदल जाएगा। अब तक उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। बुराक कॉल काट चुका था। सॉरी मैडम जी, आज मैं आपके खिलाफ था, मगर इतना सारा पैसा कैसे किसे बुरा लगता है? और वो अपने ज़मीर को मुतमईन कर रहा था। बुराक को यकीन था मिन्हा इसे माफ़ कर देगी। क्या वाकई? लायला बाइक में भगा रही थी और पुलिस की गाड़ी इसका पीछा कर रही थी। वो जिस तेज़ी से बाइक चला रही थी पुलिस के लिए इसे पकड़ना मुश्किल था। पीछे से गोली चलाने की आवाज़ आई। गोली टायर पर मारी गई थी। लायला वहाँ से कट मारकर पहले ही साइड हो चुकी थी। अब वो रोड क्रॉस करके एक पुल पर आ चुकी थी। इसके नीचे पानी बह रहा था। पानी बहुत गहरा था, ना ही पुल बहुत ऊंचा था। इसे पीछे मुड़कर देखा। पुलिस अब ज़्यादा दूर नहीं थी। कुछ ही लम्हों में पुलिस इसके साथ होगी। बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अगर आज वो पकड़ी गई तो इसका पूरा गैंग फंस जाएगा। इसे पूरा गैंग अजीज था और आज सब इस पर डिपेंडेंट करते थे। लायला को वक्त याद आया जब मोहतशिम ने इसे जेल से निकलवाया था। वो कितनी डरी और सहमी हुई थी। मोहतशिम ने इसके लिए फरिश्ता बन के आया था और आज मोहतशिम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इसके हाथ में थी। लायला सब कुछ हो सकती थी मगर एहसान फरामोश नहीं। इसने बाइक मजीद तेज़ की। अपनी इतनी ज़्यादा स्पीड की वजह से बाइक बेकाबू हो चुकी थी। पीछे आती पुलिस हैरान थी कि आखिर ये क्या रही है। कुछ समय बाद पुलिस की गाड़ी इससे एक कदम दूरी पर थी। पुलिस ने गाड़ी साइड पर की। अब लायला का बाइक और पुलिस की गाड़ी बिल्कुल साथ साथ है। खुद को हमारे हवाले कर दो, यू आर अंडर अरेस्ट। गाड़ी आगे की तरफ भागता पुलिस वाला बोला, यू नो वट, ईट माई डस्ट। लायला ने इन्हें चराते हुए चैलेंज कर बोला। अभी पुलिस वाला इसके टायर पर गोली मारने वाला था कि लायला ने बाइक फुटपाथ की तरफ घुमाया। बाइक घुमाने की वजह से जो पुल पर मिट्टी थी वो हवा से उड़ी। मिट्टी सीधा पुलिस वाले की आंखों में गई थी। इसने अपनी बात सच करके दिखाई थी। ब्रेक मारकर लायला सुल्तान ने बाइक फुटपाथ पर छोड़ा और पुल से छलांग लगाई। इसने हेलमेट उतार कर नीचे फेंका था और पुलिस ये सब देखकर हैरान थी। वो लड़की किसी के समझ में आने वाली चीज़ नहीं थी। लायला सुल्तान पानी में अंदर तक डूब चुकी थी। पुलिस ने नीचे झांका लेकिन वो पानी में ऐसे गुम हुई थी जैसे वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। पानी में आग का क्या हाल होता है? रात का वक्त था। मुख्तियार शाह के बंगले के बाहर पुलिस और मीडिया का रश हुआ था। खबर बिल्कुल सच्ची थी। इस खुफिया कमरे में से पैसों का ढेर मिला था। अब मुख्तियार शाह जितना भी इनकार करे लेकिन वो फंस चुका था। मिन्हा पुलिस के साथ मुख्तियार शाह को गिरफ्तार करते हुए इसके बंगले से बाहर निकली। मीडिया ये सब कवर कर रहा था। इन्हें बैंक की चोरी से भी बड़ी खबर मिल गई थी। चाहे मुख्तियार शाह ने चोरी की हो या नहीं, मगर पुलिस अब के इस नए केस में फंस चुकी थी। लेकिन कोई था जो इस जाल में नहीं फंसा था। ये केस इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर वो लोग इतनी बड़ी चोरी कर सकते हैं तो अपने ही लीडर का नाम लेने की बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? अपनी गाड़ी में बैठकर ये बातें मिन्हा के दिमाग में घूम रही थी लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि सारे सबूत के मुताबिक ये केस मुख्तियार शाह की गिरफ्तारी पर ख़त्म हो चुका था। इसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और कोई नंबर डायल किया। कुछ ही लम्हों में कॉल उठा ली गई। अली, जिस रोड पर तुम लोगों की गाड़ी पर हमला हुआ था वहाँ की लोकेशन मुझे ईमेल करो। बुराक शायद भूल गया था कि मिन्हा केस की जड़ तक जाएगी। अगर मिन्हा को अड्डे का पता चल गया तो सब खत्म। दूसरी तरफ से ओके का जवाब आया था। वो थकी थकी नजर आ रही थी। घर जाकर इसे सीधा सोने का इरादा किया था। अभी वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली थी कि एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी। मिन्हा ने कॉल अटेंड कर ली। हेलो स्वीट हार्ट। एक भारी आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी और ये आवाज़ सुनकर मिन्हा जैसे बुत बन गई थी। माजी के कुछ लम्हे इसकी आंखों के आगे झलक रहे थे। क्या माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता? कौन? इसने खुद को संभालते हुए सवाल किया। मुझे भूल गई? चलो मैं खुद याद करवा देता हूँ। मैं सारिम बोल रहा हूँ।
बेबी। वो ये नाम सुनकर मिन्हा के होश उड़ चुके थे। बुराक की गाड़ी गोदाम से बाहर निकली। आज वो बहुत खुश था। वो पल भर में अमीर होने वाला था। बुराक ने जल्दी से अंदर का रुख किया। प्लानिंग रूम में सबके जश्न मनाने की आवाज़ें आ रही थी। बुराक टेबल पर पैसे का ढेर लगा हुआ था। वो सब खुशी में नाच रहे थे। बुराक इनको देखकर मुस्कुराया। फिर वो मोहतशिम के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठा। बुराक ने थोड़ी देर बाद कुछ कमी महसूस की। सिर्फ वही उसकी गैर मौजूदगी महसूस करता था। लाइला किधर है? बुराक ने मोहतशिम के कान में पूछा और ये सुनकर मोहतशिम को भी थोड़ी फिक्र हुई थी। इस वक्त देखा रात के 9 बज रहे थे। लाइला अब तक नहीं आई थी। वाकई बहुत देर हो गई है। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। मोहतशिम फिक्रमंदी से बोला, लाइला किधर थी? रात के वक्त इस पुल पर 3 पुलिस वाले खड़े थे। वो अभी अभी नीचे पानी में से वापस आए थे, इसलिए भीगे हुए थे। ज़मीन पर एक लड़की की लाश पड़ी थी जो इन्होंने पानी से निकाली थी। लाश के ऊपर सफ़ेद चादर डाली गई थी। सर, पानी में से इस लड़की की लाश मिली है। वो किसी को फ़ोन पर बता रहा था। क्या तुम्हें यकीन है ये वही लड़की है जो इन चोरों के साथ शामिल थी? दूसरी तरफ से सवाल हुआ था। जी सर, और कौन हो सकता है? इसका चेहरा तो मैं हेलमेट की वजह से नहीं देख पाया, मगर कपड़े वही हैं। इतना कहकर इसने कॉल काटी। बेवकूफ़ लड़की, खुद को हमारे हवाले कर देती। ज़्यादा कुछ साल की जेल होती, इस तरह मरती तो ना। कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रही थी। वो तंज कर रहा था। बाब नंबर 4, मुनाफिक। शाम का वक्त था। पूरा एडिनबर्ग बारिश में भीग चुका था। वो एक बेंच पर बैठा अपने ख्यालों में गुमसुम था। इसका लॉन्ग कोट बारिश में गीला हो रहा था। टोपी पहने सर नीचे झुकाए वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो जो कहकर गई थी, मिलेंगे हम दोबारा, किसी भीगी शाम में, किसी बारिश के संगम में, किसी डूबे कल में, किसी उदास रात में, लेकिन मिलेंगे हम दोबारा, ये वादा है मेरा। वो 4 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बाज़ औक़ात इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है। वो जाते जाते इसकी खुशियों भरी ज़िंदगी वीरान कर गई थी। वो ज़िंदगी जीने वाले लड़का अब बस ज़िंदगी गुजार रहा था। जानता हूँ तुम्हारा आना मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, मगर ये दिल इस सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बाज़ औक़ात सच इतना कड़वा होता है कि हम अपने झूठ पर यकीन कर लेते हैं ताकि हमारी उम्मीदें, हमारे ख्वाब ना टूटें। 4 साल से रोज़ इस उम्मीद पर सोता हूँ कि सुबह का सूरज मुझे ना देखना पड़े और मैं तुमसे जा मिलूँ उस जहाँ में। वो अंदर से टूटा हुआ था, हारा हुआ था। मिन्हा अपने कमरे में अकेली बैठी गहरी सोच में गुम थी। इसकी आंखें नम थीं, जैसे माजी की बुरी यादें इसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर बेइख्तियार इसकी आंख से आंसू गिरा। पल भर में इसका माजी इसके सामने वापस आ गया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे बताए, किससे मदद मांगे। मिन्हा अपने गुनाहों का किसी को हमराज नहीं बनाना चाहती थी। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि इसे किसी की ज़रूरत होगी, मगर आज वो खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। इसने अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरी खोली। सामने ही इसके बाप की तस्वीर थी। मिन्हा ने इनकी तस्वीर को खोला। इसकी आंखें अब बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। आंख में से आंसू टपक कर मोबाइल की स्क्रीन पर गिरा और कुछ माजी के लम्हे इसे याद आए थे। वो 18 साल मिन्हा अपने इंग्लैंड वाले अपार्टमेंट की टीवी लाउंज में अपने बाप के साथ बैठी थी। मिन्हा के A-लेवल का आखिरी साल था। इसी लम्हे में जहांगीर, मिन्हा के वालिद, इंग्लैंड आए थे। वो कल रात ही पहुंचे थे और रात को मिन्हा घर काफ़ी लेट आई थी। रात को आप किधर थी? अपने गुस्से पर काबू पाते हुए जहांजेब ने नरमी से सवाल किया। वो मैं दोस्तों के साथ बाहर गई थी। मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो मैं कभी ना जाती। वो शर्मिंदा हुई थी। इतनी रात को? और इनके साथ आप गई किधर थी? दूसरा सवाल आया था। मिन्हा अब नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी हो, वो अपने बाप से कभी झूठ नहीं बोलती थी। इससे झूठ नहीं बोला जा रहा था। आप जानती हैं ना, हम सिर्फ बाप बेटी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं और दोस्तों में कुछ नहीं छुपाते। वो मिन्हा की घबराहट समझ चुके थे। आपको सुनकर बहुत गुस्सा आएगा, मगर बाबा सच में मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं। वो शर्मिंदा थी। इसको ठंडे पसीने आने लगे। जहांजेब साहब ने नरमी से मिन्हा का हाथ पकड़ा। इसके हाथ कांप रहे थे। मैंने आज तक आप पर गुस्सा किया है? आप मुझे सब बता सकती हैं। वो मिन्हा को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे थे। मिन्हा ने नज़र उठाकर अपने बाप को देखना चाहा, मगर नहीं देख पाई। फिर वो हिम्मत करके बोलना शुरू हुई। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि वो लोग घूमने जा रहे हैं, तो मैं भी तैयार होगी, मगर जब मैं इनके साथ गाड़ी से उतरी तो वो एक डांस क्लब था। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, मगर इन सब के इसरार करने पर मैं इनके साथ अंदर चल गई। बाबा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं वहाँ डांस किया बाबा। अपने गुनाहों का इकरार करते हुए वो फूट कर रोई थी। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं क्या करूँ अब? मैं इस शर्मिंदगी के मारे मर जाऊँगी बाबा। वो किसी बच्चे की तरह आवाज़ों के साथ रो रही थी। जहांजेब ने अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर अपनी औलाद के बुरे अमाल पर इनको समझाना वालिदैन का फ़र्ज़ है। आपको अपने गुनाह पर शर्मिंदगी और अफसोस है, ये तो अच्छी बात है। जानती हैं, एहसास जुर्म भी नसीब वालों को होता है ना। बहुत सारे लोगों को अपना गुनाह दिखाई भी नहीं देता। आप खुद को खुशनसीब समझें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। वो चाहता तो आपको कल रात ही मर जाती, लेकिन इसने आपको मोहलत दी। अब इस मोहलत को ज़ाया नहीं करना। जहांजेब साहब हर हालात में मस्बत सोचते थे। क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? वो बच्चों की तरह पूछ रही थी। अल्लाह माफ़ कर देता है मिन्हा, लेकिन इसकी भी एक शर्त है। आप इस गुनाह को जड़ से छोड़ दें ताकि आपकी तौबा में सदाकत शामिल हो सके। ये नहीं कि आज अफसोस हुआ तो छोड़ दिया, कल फिर वही गुनाह कर डालो। वो इसे नरमी से समझा रहे थे। माँ बाप को इसी तरह अपने बच्चों के गुनाहों पर इन्हें समझाना चाहिए। अगर मैं ये गुनाह कभी दोबारा ना करूँ तो ये मेरा पछतावा तो नहीं करेगा ना। जैसे इसे किसी चीज़ का डर था। जो गुनाह अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा जाए वो आपका पीछा कभी नहीं करता। वो इसका हाथ छोड़ते हुए बोले, बाबा आई एम सॉरी, मैंने अपनी नादानी में आपका मान तोड़ दिया। कितनी उम्मीद है आपने मुझे इंग्लैंड भेजा था, आप मुझे वापस ले जाएं। मैंने आपका एतबार तोड़ा है। वो अब भी अपने बाप से नज़र नहीं मिला पा रही थी। हाँ, मुझे अफसोस हुआ है ये सब सुनकर, क्योंकि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने अपने बाप से झूठ नहीं बोला। वो वैसे भी जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं, इन्हें एक दूसरा मौका तो देना चाहिए, इसलिए आप इधर ही रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। वो मुस्कुराकर बोले थे और मिन्हा को तसल्ली हुई। बाबा, मैंने तो वो गुनाह ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं किया, लेकिन फिर भी आज वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो शिकवा कर रही थी।
वाकई में इस दिन के बाद से जो मिन्हा को क्लब वगैरह का कहते थे, मिन्हा ने इन सबसे दोस्ती तोड़ दी थी। वो दोबारा मुड़कर कभी भी रात को इनमें से किसी के साथ बाहर नहीं गई थी। वो गुनाह इसने ऐसा भुला दिया था जैसे वो इसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। वो रोज़ इस उम्मीद के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगती थी, अल्लाह इसे किसी के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, ना ही इस दुनिया में और ना ही क़यामत में। कुछ घंटे पहले लाला ने छलांग लगाते ही अपने जेब से ऑक्सीजन मास्क निकाला और फ़ौरन इसे लगाया। ये काम सिर्फ चंद सेकंड में किया गया था। वो हवा में बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रही थी, लेकिन पानी में दाखिल होते ही इसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। वो पानी के अंदर थी। इसने अपने हाथ पाँव की मदद से तैरने की कोशिश की। वो पानी के अंदर तैर रही थी, लेकिन पानी इतना गंदा था कि ऊपर पुल पर खड़े आदमी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो अब तैरते हुए पुल के बिल्कुल नीचे आ गई थी। इसने अपना मुंह बाहर निकाला, मास्क उतारा और खुलकर सांस लिया, लेकिन अभी रुकने का वक्त नहीं था। वो दोबारा तैरना शुरू हुई और पुल के किनारे तक पहुंची। इसने इधर उधर देखा, पुलिस अभी नीचे नहीं आई थी। किनारे के पास छोटा सा जंगल था। वो जंगल के अंदर दाखिल हुई। ठंडे पानी से बाहर निकलने के बाद इसका बदन गीला पड़ा था। वो सर्दी से कांप रही थी, लेकिन इस वक्त वो रुक नहीं सकती थी। इसने जंगल का रुख किया था। लायला अंदर जंगल के दरख्तों के बीच में भागती हुई बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। सूरज गरूब हो चुका था और जंगल में अंधेरा होना शुरू हो गया था। वो काफी तेज भाग रही थी, जिसकी वजह से वो जल्द ही जंगल से बाहर निकल आई थी। इसके सामने एक सुनसान रोड थी। वो अभी अभी अपने पीछे देखती हुई रोड के इस पर रोड क्रॉस कर रही थी। रोड पर एक मोटर होम इसके करीब आती दिखाई दी। लायला अपनी ही धुन में रोड पर भाग रही थी। मोटर होम काले रंग की थी और आगे ड्राइविंग सीट पर वो बैठा था। काले रंग की जैकेट के नीचे काले ही रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। हाथ में राडो की घड़ी और आंखों पर चश्मा लगा रखा था। इसका रंग साफ और सफ़ेद था। लायला को सामने देखकर इसने मोटर होम को ब्रेक लगाई। अगर वो ब्रेक ना लगाता तो लायला मोटर होम के नीचे आ जाती। ब्रेक की आवाज़ सुनकर लायला इसकी तरफ मतवज्जा हुई। वो भी गुस्से में अपने मोटर होम से उतरा और तेज़ कदम उठाता लायला की तरफ बढ़ा। वो दराज कद का था, मगर उम्र में थोड़ा कम लगता था। लायला अपनी जगह पर साकिन खड़ी थी। बीबी, तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता? इसने अपनी आंखों से चश्मा उतारा। इसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी, जैसे नीला आसमान हो। बाईं आंख में तिल था, जो कि बेहद दिलकश लग रहा था, लेकिन लायला ने इतना गौर नहीं किया था। तुम्हें क्या मसला है? जैसे मर्जी रोड क्रॉस करूं? वो आगे से तपी थी। भाग तो तुम ऐसे रही थी जैसे तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हो। ये सुनकर लायला को थोड़ी घबराहट हुई थी। मैं बच्चों के मुंह नहीं लगती, इसलिए मेरे आगे से हटो और मुझे जाने का रास्ता दो। वो इसे चुराते हुए बोली और अजलान चिढ़ चुका था। मैं पूरे 21 साल का हूँ मोहतरमा। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और तुम मेरे आगे बच्चे ही हो। लायला इससे 5 या 6 साल बड़ी थी, लेकिन वो इस लड़के के सामने खड़ी इससे छोटी लग रही थी। हाँ तो क्या हुआ? उम्र से क्या होता है? कद तो मेरा ही बड़ा है, वो बच्चे वाले जवाब दे रहा था। देखो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कद बिल्कुल सही है, तुम कुछ ज़्यादा ही लंबे हो। लायला को कद वाली बात बुरी लगी थी। दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन बात ऐसे कर रहे थे जैसे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। वैसे ये तुम गीली क्यों हो रही हो? इसने लायला को सर्दी में कामते देखा। तुम इतना फ्री क्यों हो रहे हो? सवाल ऐसे कर रहे हो जैसे मेरे भाई हो। लायला आगे चलने के लिए वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे भाई हो? मेरे दुश्मन? मुझे तुम्हारे भाई बनने का कोई शौक नहीं। लायला ने इसे मुड़कर घूरा था। वैसे तुम चाहो तो मेरे कपड़े पहन सकती हो, बस थोड़े लंबे होंगे। वो लड़का जिसे अपने कपड़े से इश्क था, वो लायला को अपने कपड़े ऑफर कर रहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। इसने साफ इनकार कर दिया था। देख लें, अजलान खान के कपड़े किस्मत वालों को मिलते हैं। वो नाज कर रहा था। तुम पागल तो नहीं हो? लायला को समझ नहीं आ रही थी कि वो इधर खड़ी अपने वक्त बर्बाद क्यों कर रही है। हद है, एक तो मैं भलाई करना चाह रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे पागल कह रही हो। वो बुरा मान गया था। हवा एकदम तेज़ हो गई थी। सर्दी में मौसम में वो दोनों इस अंधेरे और सुनसान रोड पर खड़े फजूल की बहस कर रहे थे। लायला पहले से ज़्यादा कांपना शुरू हो गई थी। इसने अभी बहुत आगे जाना था। इसका बीमार होने का कोई इरादा नहीं था, मगर सूट में अपनी मर्जी का पहनूंगी। वो मान गई थी। जी मुनासिब, वो तंज कर रहा था। लायला इग्नोर करती हुई मोटर होम के अंदर दाखिल हुई। वो बाहर ही खड़ा था। मोटर होम के अंदर एक सिग्नल बेड और 2 कुर्सियां बड़ी शान से लगी हुई थी। बेड के सामने ही टीवी लगा हुआ था। अंदर एक छोटा सा वॉशरूम था। ये एक छोटे से कमरे की तरह था, जो कि नहायत साफ सुथरा और प्यारा लग रहा था। साइड पर ही छोटी सी अलमारी थी, जिसमें कपड़ों का ढेर था। इसने नीले रंग का शलवार कमीज निकाला और इसे पहनने लगी। शीशे टिंटेड थे, इसलिए बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। लायला ने अजान को बाहर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा। इसके दिमाग में अजीब सा ख्याल रहता है, अगर इस्लान ने पुलिस को बुला लिया। ये जितना मासूम दिख रहा है, इतना लग नहीं रहा। दिमाग ने सिग्नल दिया था। लायला ने बेड के साथ वाली खिड़की खोली, फिर छलांग लगा दी। इस्लान दूसरी तरफ खड़ा फ़ोन पर बात करता, वो इसे छुपकर दूसरी तरफ भागी। थोड़ी देर बाद इस्लान जब खिड़की खुली देखकर अंदर आया, तो बेड पर लायला के जूतों के निशान थे। इसने बेड के ऊपर चढ़कर बाहर छलांग लगाई थी और अपनी बेडशीट गंदी देखकर अजान का गुस्सा आसमान को छू रहा था। लायला किधर है? इसने मोहतशिम के कान में पूछा। ये सुनकर मोहतशिम को भी थोड़ी फिक्र हुई थी। इस वक्त देखा रात के 9 बज रहे थे। लायला अब तक नहीं आई थी। वाकई बहुत देर हो गई, अब तक इसे आ जाना चाहिए। मोहतशिम फिक्रमंदी से बोला। तभी लायला अंदर दाखिल हुई। इसने वही नीले रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। लायला को शलवार कमीज में इसने पहली बार देखा था। वो सब इसे घूर रहे थे। शीला ने आगे बढ़ते हुए इसे गले लगाया। लायला की नजर मोहतशिम से मिली और वो दोनों पूरी सारे तरीके से मुस्कुराए। लायला अपने ख्याल में गुम हुई थी। प्लानिंग वाले दिन जब सब लोग जा चुके थे, तब मोहतशिम लायला को इसका टास्क समझा रहा था। जानती हो सबसे मुश्किल क्या है? पुलिस को अपने पीछे आने से रोकना। वक्ती तौर पर हम इन्हें गुमराह कर सकते हैं, मगर फारिस के बाहर जाते ही समझो गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। लायला बहुत गौर से सुन रही थी। तुम पुलिस को अपने पीछे लगाओगी, इन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम फंस गई हो। वो हमें छोड़कर तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हें पास वाले मॉल की पार्किंग से मेरा बाइक मिल जाएगा। इसको लेकर इस पुल तक आना। वो नक्शे पर हाथ रखे इस रास्ता बता रहा था और लायला को ये एडवेंचर सुनकर ही मजा आ रहा था। वो खतरों की खिलाड़ी थी। तुम इस बहते पानी में छलांग लगाओगी। पानी बहुत गहरा नहीं है। तुम्हें बस खुद को संभालते हुए पुल के नीचे आना है, वहाँ से इस जंगल की तरफ भागना है। मुहतशिम इसे नक्शे पर हर जगह बता रहा था।
लेकिन अगर मेरी लाश इन्हें पानी में नहीं मिली तो वो मेरा पीछा करने जरूर आएंगे। सवाल बिल्कुल दुरुस्त था। सख्त खाने से एक लाश चोरी करके इसे पानी में फेंक देना कौन सा मुश्किल काम है? वो मुस्कुराया था। क्या हो गया है? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो हैरान थी। सबने पहली बार तुम्हें इस हालत में देखा है। शीला इसके कान में बोलती। वाकई लायला सुल्तान ने पहली बार शलवार कमीज पहनी थी और वो इस पर बहुत अच्छा लग रहा था। इसे जिंदा सलामत देखकर बुराक को तसल्ली हुई थी। बुराक को लायला से दिली हमदर्दी थी। वो अपनी जगह से उठकर लायला की तरफ आया। शुक्र है तुम आ गई, वरना मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। बुराक इसकी तरफ देखकर बोला, मैं लायला सुल्तान हूँ, तुमने मुझे हल्का ले लिया। वो जता रही थी और बुराक मुस्कुराया था। हाँ जानता हूँ, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। अब जाके आराम करो, थक गई होगी। अपना ख्याल रखा करो लड़की। वो इसे समझाया था। लायला को बस इसकी ही समझ आती थी। हाँ पहले नहा लूँ फिर आराम करूंगी। वो काफ़ी थकी हुई थी। सोने से पहले कहवा ज़रूर पी लेना, ठंड लग जाएगी। वो फिक्रमंद हुआ था। हाँ ज़रूर, लायला से देखकर बोली। पास खड़ी शैला दोनों की बातें करता देखकर हल्का सा हंसी थी। लायला और बुराक इसकी तरफ मतवज्जो है। तुम दोनों की बात हो गई हो तो लायला चलें, मुझे तो तुमसे बात करनी है। शैला ने लायला की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं वैसे भी बस जा रहा हूँ। बुराक ने मोहतशिम की तरफ कदम बढ़ाया। तुम चलो ज़रा ऊपर। लायला हैरान थी कि आखिर ऐसी क्या बात है। बुराक अपने अपार्टमेंट में दाखिल हो रहा था। इसे सामने से मिन्हा अपने घर से निकलती दिखाई दी। इतनी रात को वो कहाँ जा रही थी? इसे मिन्हा की तरफ रुकिया। आप इस वक्त किधर जा रही हैं? थोड़ी तबीयत खराब है, सोचा डॉक्टर से चेकअप करवाऊँ। वो आज बुझी लग रही थी। इसे देख कर ही लग रहा था कि वो बीमार है। बुराक ने मिन्हा की तरफ हाथ बढ़ाया। इसे देखते हुए इजाजत तलब की। मिन्हा ने बेख्तियार हाँ में सर हिलाया। दूसरी रमेश ने मिन्हा का हाथ पकड़ा। बुराक को अपना दिल बहुत तेजी से धड़कता हुआ महसूस होने लगा, जैसे दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। इसने पहली बार मिन्हा को छुआ था। कुछ लम्हों के लिए वो मिन्हा का हाथ छोड़ना भूल गया था, जैसे वक्त थम गया था और दुनिया की हर चीज़ रुक गई हो। मीना को इसका हाथ पकड़ना बुरा नहीं लगा था। वो खुद को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद खुद पर काबू पाते बुराक ने मिन्हा के माथे को हाथ लगाया। वो वाकई बुखार में तप रही थी। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, चले मेरे साथ, मैं ले जाता हूँ आपको डॉक्टर के पास। इसने हाथ हटा लिया। मिन्हा भी होश में वापस आई। मैं खुद चली जाती हूँ, तुम्हें वैसे ही जहमत होगी। वो आज अजीब बर्ताव कर रही थी। वो ज़हनी तौर पर किसी बात से उलझी हुई थी। मेरे होते हुए आप अकेली जाएं तो मुझ पर लानत है। चले मेरी गाड़ी में। इसने मिन्हा को चलने का इशारा किया। बिना कुछ बोले मिन्हा इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ी। ये सूट किसका है? कमरे में आते ही शैला का पहला सवाल यही था। एक पागल रिश्ते में मिला था, पीछे ही पड़ गया। जान की बातें इसके दिमाग में घूमी थी। कौन पागल अपने कपड़े किसी को देता है? वो हैरान हुई थी। खैर छोड़ो यार शीला, हम सब अमीर हो गए हैं, जैसे ये कोई ख्वाब हो। वो बहुत खुश थी। हाँ यार मैं तो पूरा मॉल खरीद लूंगी इतने पैसों में। मोहतशिम जाने दे ही ना दे तुम्हें मॉल। वो फिर रियलिटी चेक्स दे रही थी। बुराक है ना, तुम इसे बोला वो मोहतशिम से बात करेगा। शीला ने फौरन हल निकाला। मोहतशिम से बात तो मैं खुद कर लूंगी, तुम बताओ तुमने क्या बात करनी थी? यार वो शीला को समझ नहीं आया था वो कैसे बताया। ड्रामे मांग करो, सीधी बात करो। वो दो टोक लहजे में बोली। अहमद ने मुझसे माफी मांगी और वो दोबारा रिलेशनशिप की ऑफर किया। इसने भी सीधी बात की थी। तुम अभी से याद करती हो? लायला ने सवाल किया। हाँ बहुत ज़्यादा, मगर मैं इसके साथ दोबारा वैसा ही ताल्लुक बनाना चाहती जिसमें सिर्फ इसकी मर्जी चले, और ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी सुनता है। इस वक्त वो दिलो दिमाग की जंग में फंसी हुई थी। मैं ऐसा करूँ कि वो मुझे भूल जाए। तुम बार बार वो लम्हे याद करो जब इसने तुम्हें तकलीफ दी। वो अजियत, वो तकलीफ जब तुम दोबारा महसूस करोगे तो फैसला करना खुद ही आसान हो जाएगा। वो इसे समझा रही थी। लेकिन इसने खुशियां भी तो बहुत दी थी। हाँ मैं जानती हूँ इसने तुम्हें बहुत खुश रखा है, मगर देखो जिन रिश्तों का कोई इंजाम ना हो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। जब इसने तुमसे शादी नहीं करनी तो क्या फायदा इस रिलेशन का? या शायद इस बार वो शादी के लिए मान ही जाए। तुम इस वक्त उलझी हुई इसलिए बेहतर है कुछ दिनों बाद सोच समझ कर फैसला करना। मैं अहमद से बात करके देखती हूँ, वो इस बार इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। वो इरादा कर चुकी थी। लायला बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ बढ़ी। बुराक मिन्हा के साथ अस्पताल के बाहर निकल रहा था। डॉक्टर ने कुछ गोलियां दी थी जिनका शॉपर बुराक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। कमाल है, आपने सुबह के बाद कुछ नहीं खाया, इसीलिए बीपी बहुत कम था आपका। वो इसे बच्चों की तरह डांट रहा था। सुबह से चोरी वाले मामले में इतना उलझी हुई थी कि कुछ होश ही नहीं रहा। वो असल बात बोल कर गई थी। क्या इसे बुराक को बताना चाहिए? नहीं, बुराक इसके बारे में क्या सोचेगा? डॉक्टर ने आपको टीका लगाया है जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। जब डॉक्टर कह रही थी इधर अस्पताल में ही लेटने तो आप क्यों नहीं लेटी? वो फिर डांट रहा था। घर ऐसे ही अकेला छोड़ दूँ? अम्मी वगैरह भी 1-2 दिन में आएंगे। वो रोड क्रॉस करके गाड़ी में बैठी थी। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। इसने मिन्हा को गाड़ी में बैठते देखकर बोला। मिन्हा ने हाँ में सर हिला दिया। आज वो किसी बात पर भी बहस नहीं कर रही थी। ये गाड़ी अंदर से लॉक कर ले और शीशे भी ऊपर कर ले, मैं आता हूँ बस। वो इसे अकेला गाड़ी में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इसे साथ भी नहीं ले जा सकता था। इसने मिन्हा को गाड़ी की चाबी दी ताकि वो गाड़ी स्टार्ट करके हीटर ऑन कर ले। रात के 12 बजे गाड़ी रोड पर अकेली थी। इससे बुराक ज़्यादा फिक्रमंद था। वो अस्पताल की कैंटीन की तरफ कदम बढ़ा रहा था और मिन्हा ने गाड़ी अंदर से लॉक करके थोड़ी थोड़ी आंखें बंद कर ली। कुछ ही लम्हों में टीके की वजह से सो चुकी थी। बुराक कैंटीन से जूस और कुछ खाने की चीज़ें लेकर गाड़ी की तरफ आ रहा था और वापस गाड़ी के पास पहुंचा तो मिन्हा अंदर सो रही थी। मिन्हा इतनी गहरी नींद सो रही थी, बुराक ने इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी लॉक थी। इसने जेब में हाथ मारा तो इसे याद आया चाबी तो वो मिन्हा को ही दे गया था। वो बाहर खड़ा मिन्हा की तरफ देख रहा था। मिन्हा अंदर सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी जुल्फें बिखरी हुई थी जिन्हें वो समेटना चाहता था। बुराक इसे देखकर मुस्कुराया था, फिर गाड़ी से तेक लगाकर हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो हल्की हल्की नींद की आगोश में आ चुका था। बुराक इस सर्दी में बाहर रोड पर तो खड़ा हो सकता था, मगर मिन्हा की नींद खराब नहीं कर सकता था। वो पूरी रात बाहर रोड पर गाड़ी से टेक लगाए सोता और जागता रहा। जब सुबह का सूरज निकला तो गाड़ी पर रोशनी पड़ी। रोशनी की वजह से मिन्हा की एकदम आंख खुली। बाहर गाड़ी से टेक लगाए बुराक को देखकर वो हैरान हुई। फिर इसे एहसास हुआ वो गाड़ी अंदर से लॉक करके खुद सो गई थी। मिन्हा मुस्कुराई थी। बुराक सिर्फ इसके लिए पूरी रात इस ठंड में बाहर सोया। मुन्ना ने गाड़ी के बाहर कदम रखा तो बुराक भी नींद से बेदार हुआ। इसे मिन्हा को शॉल लपेटे खुद को इन तरफ आते देखा। काश मेरी हर सुबह इतनी हसीन हो, इसने हल्का सा बोला था जो कि मिन्हा को सुनाई नहीं दिया था। तुम्हारी सारी रात बाहर खड़े रहे, मेरे साथ खुद भी बीमार होने का इरादा है, वो बुराक को देखते हुए बोली थी। आप इतने मज़े से सो रही थी, जो गाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वो बड़े आराम से बोला था। घर चले? वो उदास उदास लगती थी। कोई बात हुई है? बुराक ने इसका बुझा हुआ चेहरा देखकर पूछा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। वो नज़रें चुराते हुए बोली। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ छुपा रही हैं। इसकी तरफ देखकर बोल रहा था। नहीं यार तुम घर चलो अभी। वो चिढ़ते हुए बोली। हाँ जैसा आप कहें। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मिन्हा भी वापस गाड़ी में बैठी।
रात का वक्त था। बुराक एक आलीशान होटल में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। इसने ब्लैक पेंट कोट पहन रखा था। आज इसने मुराद और इसकी बीवी शांजे को खाने पर बाहर दावत दी थी। मिन्हा के लिए सूप वो बनाकर इसे दे आया था। अभी वो मुराद को कॉल करने ही वाला था। सामने से मुराद शांजे के साथ आती हुई दिखाई दे गया। शांजे ने काले रंग का गाउन पहन रखा था, सर पर लाल रंग का दुपट्टा था, आंखों में सुरमा लगाए वो अच्छी लग रही थी। मुराद और शांजे बुराक के बिल्कुल सामने आकर बैठे। इनके आते ही बुराक ने खाने का ऑर्डर दिया। भाभी सिर्फ आपकी वजह से इसको खाना खिला रहा हूँ, इसने मुराद की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू जो मर्जी कर ले, मैं अपना बिल नहीं देने वाला। वो भी ढीठ था। भाभी ये बहुत कंजूस है शुरू से। आपको तंग तो नहीं करता शॉपिंग के मामले में? इसने शांजे की तरफ देखकर बोला। शांजे जो दोनों की बातें चुप करके सुनी थी वो बुराक की तरफ मुड़ी। नहीं नहीं, मैं जितनी मर्जी शॉपिंग कर लूँगी, कभी इनकार नहीं करते। वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मैंने सुना था मोहब्बत इंसान को बदल देती है और आज देख भी लिया, वाकई मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। वो इन दोनों को एक साथ खुश देखकर बोला। गलत। नफरत मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है। नफरत का रिश्ता इतना गहरा होता है कि इंसान हर वक्त सिर्फ अपने दुश्मन के नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है। नफरत आपके अंदर का वो जानवर जगा देती है जो इंसान के सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत छीन लेता है। वो एक पुरस्कार तरीके से बोली थी। बुराक ने मुराद की तरफ देखा। मुराद ने बात संभालने की कोशिश की थी। अरे तुम दोनों किस बहस में पड़ गए हो, छोड़ो इन बातों को। इसने शांजे का हाथ पकड़ के इसे चुप होने का इशारा किया। शांजे ने मुंह मोड़ लिया था। जो भी था, बुराक को ये लड़की बहुत अजीब लगी थी। 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है, क्या प्लान है फिर दोनों का? बुराक ने खुद भी बात बदली। शांजे को गिलगित जा रही है, इसके अब्बू की बरसी है तो हमारा कोई प्लान नहीं। अब तू ही सरप्राइज़ देगा मुझे। वो बड़े हक से बोला था। भाई मुझे तेरे आज तक समझ नहीं आई, खुद ही अपने बर्थडे का सरप्राइज़ कैसे मांग लेता है। मैं पिछले 10 सालों से तुझे सरप्राइज़ दे देकर तंग आ गया हूँ, थोड़ा बड़ा हो जा अब। वो हंसा था इस पर। हाँ, और इस बार भी तू ही सरप्राइज़ देगा, मैंने बोल दिया है। वो जैसे हुक्म दे रहा था। बुराक अभी कोई जवाब देता कि खाना आ चुका था। इसने हार मानते हुए खाना शुरू किया। खाने से फारिग होकर वेटर ने इन दोनों से इनका नाम और रिव्यू एक पेपर पर लिखने का बोला। पहले शांजे ने रिव्यू लिखा, फिर मुराद और फिर बुराक ने। शांजे ने अपना नाम शांजे मुराद लिखा था और इस नाम को देखकर बुराक मुस्कुराया था। ऐसे ही एक दिन मिन्हा भी मिन्हा बुराक लिखेगी, सोच के इसे खुशी हो रही थी। मिन्हा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ी थी। साथ पड़ा मोबाइल बज रहा था। नंबर सारिम का था। कॉल देखते ही इसे अजीब सी उलझन होने लगी। इसने पहले तो कॉल काटना चाहिए मगर फिर हिम्मत करके कॉल उठाई। वो खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा मसला क्या है? वो गुस्से में बोली। वो बात असल में ये है कि तुम्हारी वो उस रात की तस्वीरें मेरी गैलरी में कब से पड़ी हैं। वो जिस बात का मिन्हा को डर था वही हुआ। वो जहाँ बैठी थी वहीं जम गई। तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ, देखकर बताओ अपने इंस्पेक्टर को ऐसे हालत में देखकर लोगों को कैसा लगेगा। वो तंज कर रहा था। मिन्हा ने कान से फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप खोला। वो 18 साल मिन्हा टॉप और जीन्स में एक क्लब में खड़ी नाच रही थी। ये देखकर मिन्हा को घबराहट महसूस हो रही थी। पिछले 10 सालों से मिन्हा हर नमाज में अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगती थी। वो न जाने कम उम्र में जो कुछ कर गई थी, आज इसके सामने दोबारा आ खड़ा हुआ था। वो खुद को यूँ रुसवा होता नहीं देख सकती थी। सोच रहा हूँ किसी बड़े से पेज पर तुम्हारी ये तस्वीर दे दूँ, लोग भी तो देखें तुम अपनी जवानी में क्या कुछ करती थी। वो इसे डरा रहा था। क्या चाहते हो तुम? वो खुद के आंसू कंट्रोल कर रही थी। क्या इसके 10 साल की तौबा ज़ाया कर दी गई थी? क्या कोई गुनाह छोड़ देने से वो मुड़कर वापस नहीं आता? अब आई ना तुम काम की बात पर। मैं बस तुम्हारे साथ मिलकर कुछ लम्हे रंगीन करना चाहता हूँ, बस कुछ वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, फिर तुम खुद मेरे मोबाइल से तस्वीरें डिलीट कर देना। मिन्हा को इसकी नीयत समझ आ चुकी थी। वो अब भी उसी तरह घटिया था। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर, तुम्हारी इस ऑफर पर। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश की तो सीधा जेल में जाओगी। आई बात समझ में? वो उल्टा इसे धमकी दे रही थी। जेल की धमकी किसी और को देना, मेरे पास मेरी बात मानने के लिए कोई और चारा नहीं है, वरना जो जिल्लत मैं तुम्हें दूंगा इसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। अब के वो चिल्लाया था। मीना ने फ़ोन बंद कर दिया था और अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रसवाई का खौफ इसे रोने पर मजबूर कर रहा था। वो रोना शुरू हुई तो रुकी ही नहीं। आज अरसे बाद इसने खुद को बेबस महसूस किया था। कोई भी लड़की सब बर्दाश्त कर सकती है मगर जिल्लत नहीं। जो लोग इसे फ़ख्र या नज़र से देखते थे अब वो इसे हकारत भरी निगाह से देखेंगे। इंसान का एक गुनाह इसकी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता है। इसे अपने कमरे का दरवाज़ा नोक होता महसूस हुआ। कोई बाहर खड़ा था। मिन्हा ने अपने आंसू साफ किया और दरवाज़ा खोला। सामने बुराक खड़ा था, हाथ में आइसक्रीम थी। वो आज फिर दीवार से छलांग लगाकर अंदर आया था। तुम यहाँ? इसने आंखें नीचे करते हुए बोला। पहले मेरी तरफ देखें। बुराक ने कुछ अजीब महसूस किया। वो लड़की हमेशा इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी और आज वो नज़रें चुरा रही थी। मिन्हा ने बुराक की तरफ देखा। इसकी आंखें लाल थी, जैसे आंखों से आंसू नहीं खून बह रहा हो। क्या हुआ है? और आपने ये अपनी क्या हालत बनाई हुई है? ये मेरी मिन्हा तो नहीं लग रही। बुराक ने आज पहली बार इसे मेरी मिन्हा कहा था। मिन्हा ने बुराक की तरफ गौर से देखा। क्या इसने कुछ गलत सुना? क्या ये शख्स इसकी मदद कर सकता था? कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही। वो वापस मुड़ी थी। जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है बुराक, तुम गलत समझ रहे हो। वो बात गोल कर रही थी। हाँ, गलत तो मैं ही समझ रहा हूँ। आपकी तबीयत ख़राब है, ज़रूर कुछ हुआ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। आपको ऐसे देखकर मुझे तकलीफ हो रही है, मुझ पर रहम करें। वो एक दर्द भरी आवाज़ में बोला था। मिन्हा बेड पर बैठ चुकी थी। वो आगे बढ़ा, मिन्हा के पास जाके इसके पाँव में ज़मीन पर बैठा। इसे मिन्हा की तरफ देखा। वो रो रही थी। बुराक ने मिन्हा को इतना बेबस पहले कभी महसूस नहीं किया था। आप मुझ पर एतबार करती हैं ना? मैं वादा करता हूँ मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगा। वो बहुत प्यार से बोला। मैं तुम्हारी नज़रों में गिरना नहीं चाहती। वो इसकी तरफ देखकर बोलती। यकीन करें दुनिया की कोई ताकत आपको मेरी नज़र में नहीं गिरा सकती। आप मुझे हर हालात में अपने साथ पाएंगी। वो आराम से बोल रहा था। बुराक, मैं ऐसे दलदल में फंस चुकी हूँ जहाँ से मैं निकलूँ तो मुझ पर भी कीचड़ उछलेगा और ना निकलूँ तो तब भी। वो बेदिली से इसे बता रही थी। बुराक आपको इस दल में अकेले नहीं डूबने देगा। मैं आप पर कीचड़ तो क्या एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मिन्हा ने बुराक को गौर से देखा। वो वाकई मिन्हा पर एक आंच भी नहीं आने दे सकता था। मिन्हा को इस वक्त महसूस हुआ था अगर पूरी दुनिया में से कोई एतबार की काबिल है तो वो सिर्फ बुराक हिशाम है। इसे आज तक किसी हीरो की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन आखिर वो एक इंसान थी और इंसान ज़िंदगी की हर जंग अकेले नहीं लड़ सकता। इसे किसी न किसी मुकाम पर दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। मैं जब A-लेवल कर रही थी तो एक रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकली। मुझे नहीं पता था वो सब क्लब जा रहे हैं। वो मुझे भी ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। बुराक, मैं। वो बोलते बोलते इसके लब रुके थे। हिम्मत टूटी थी और बुराक ने महसूस किया था मिन्हा को किसी चीज़ का डर था, जजमेंट का डर।
आप बोलें, मैं सब सुन रहा हूँ और यकीन माने मैं कभी आपको जज नहीं करूँगा क्योंकि ये काम रब का है, मेरा नहीं। मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला? हमारे अमालों की सज़ा और जज़ा अल्लाह के हाथ में है। हम फिर पता नहीं क्यों इंसानों से डरते हैं। वो इसे तसल्ली दे रहा था, जो बात बुराक को कल किसी और तरह से पता चलती, आज अच्छा था कि वो खुद बता दे। मैंने वहाँ डांस किया और मेरे एक क्लास फेलो ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी कुछ तस्वीर क्लिक की। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैं इसकी शर्त ना मानी तो ये तस्वीरें लीक कर देगा। इसने अपने मुँह पर हाथ रखा था और बुराक का ये सब सुनकर खून खौल रहा था। कोई मिन्हा की तरफ आँख भी उठाए, ये इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बात ये नहीं है कि मैं इसको ऐसा करने से रोक नहीं सकती या मैं डर गई हूँ, लेकिन बात है मेरी डेपो की, मेरे मुकाम की। मैं पुलिस का सहारा लूँ तो तब भी इन्हें सब बताना पड़ेगा। अगर मैं खुद कोई कदम उठाती तो सारे इनको सिर्फ 1 मिनट लगेगा तस्वीरें लीक करते हुए। फिर जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिनके दिल में मेरे लिए इज्जत है, वही लोग मुझे जज करेंगे। वो फंस चुकी थी। बुराक ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए चुप रहने का फैसला किया। बाबा ने बोला था अगर कोई गुनाह खुदा की खातिर छोड़ दो तो वो कभी पीछा नहीं करता। मैंने वो गुनाह कभी दोबारा नहीं किया। बुराक, मैं अल्लाह से इस गुनाह के लिए वाकई शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं लोगों के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अल्लाह के बाद मुझ पर भरोसा रखें। पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ हो गई ना तो बुराक शाम आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। इसने मिन्हा की तरफ देखकर बोला था। इस सब को सुनने के बाद भी बुराक के दिल में मिन्हा के लिए जितनी इज्जत थी उतनी थी। मिन्हा को यकीन नहीं हुआ था कि बुराक ने एक बार भी इसे इसके गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं किया था। इसे इस मर्द से अपनाइयत और लगन महसूस हुई थी, जैसे कोई दिल का रिश्ता हो। इस कमीने की शर्त क्या है? वो सारिम का नाम तक नहीं लेना चाहता था। वो चाहता है कि मैं इससे मिलने आऊँ। इससे मैसेज करें कि आपको इसकी शर्त मंजूर है। इसके दिमाग की घंटी बजी थी। बड़े से चौधरी हॉल में बीजान बैठी हुमायूं से बात करी थी। इनके लोगों का रश था, सब शादी में मगन थे। हाँ हाँ, नगीन की शादी बहुत अच्छे से हो गई। बीजान हुमायूं को बता रही थी, चलें शुक्र है। आप लोग कब वापस जा रहे हैं? हुमायूं ने काफ़ी पीटते हुए पूछा। बस कल शाम को वापसी है। बीजान इसे वापसी का बता रही थी। चलें अच्छा है, मिन्हा भी अकेली है घर पे। अब बस तुम भी छुट्टी लेकर आ जाओ। बहुत हो गया कैरियर सेट। मैं तुम्हारी और मिन्हा की बात आगे बढ़ाती हूँ। ये सब सुनकर हुमायूं का दिल जोर से धड़का। क्या आपको लगता है मिन्हा मान जाएगी? इसे बस मिन्हा के इनकार का डर था। कैसे मना कर सकती है? आखिर तुम में कमी ही क्या है? और वैसे भी खानदान की मैं बड़ी हूँ, मेरे फैसले के आगे किसकी जरूरत है कि वो इनकार करे? बीजान रौब से बोली थी। वो मिन्हा और हुमायूं की शादी करवा के रहेंगी, ये तो तय था। बीजान, बात कमी की नहीं है, बात मिन्हा की है। वो अपने अलावा किसी की नहीं सुनती। मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दिलवा कर रहूंगी। वो भी जिद्दी थी। हुमायूं बीजान को सबसे ज्यादा अजीज था। मोहब्बत की ये जंग शुरू हो चुकी थी। लायला अपने कमरे से बाहर निकली थी और कल की सोई अब उठी थी। लायला इतना कभी नहीं सोती थी, लेकिन इतने अरसे बाद वो खूब थकी थी। सुबह शैला भी इसे तंग करने नहीं आई थी। वो कमरे से नीचे उतरी तो गोदाम के पिछले हिस्से का रुक किया। वहाँ बुराक को खड़ा देखकर वो इसकी तरफ बढ़ी। बुराक ने इसको अपनी तरफ आता देखा तो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम तो बड़ा सोई हो। वो चाय का कप पीते हुए बोला। पहली बार जिंदगी इतनी पुरसकून लग रही है। वो फ्रेश थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुश हुआ था। लायला से देखकर मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि तुम जिंदगी जीना सीख रही हो। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। ये सुनकर लायला अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती थी। वो अपने जज्बात जाहिर करने में शुरू से ही बुरी थी। बुराक को इसकी फिक्र और परवाह थी। आज तक जिंदगी में किसी ने भी लायला सुल्तान की इतनी फिक्र नहीं की थी। मैंने सुना है तुम चाय अच्छी बनाते हो। इसने मुहतशिम से इस बारे में सुना था। बिल्कुल दुरुस्त सुना है। वो फखर से बोला था। मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, फिर मैं मानूंगी। वो इसे चिढ़ा रही थी। बुराक शाम सिर्फ अपने लिए चाय बनाता है। लायला ने टेढ़ी नजर से इसे देखा। बुराक भी इसकी तरफ देख रहा था। लायला ने इसके हाथ से जबरदस्ती कप छीना और चाय की एक घूंट ली। बुराक चुप खड़ा रहा। लायला सुल्तान को भी सिर्फ हाँ सुनने की आदत है। वो इसका कप हाथ में पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी। किसी की चाय चोरी करना बहुत बुरी बात है लायला सुल्तान। वो पीछे से चिल्लाया था। शराफत की जुबान तुम्हें समझ नहीं आती? बुराक शाम। वो आगे चलती हुई जोर से बोली। मीना ने अपनी दोस्त का नंबर मिलाया था। आज इतवार का दिन था, इसलिए वो घर ही थी। मीना ने सादा सा सब्ज रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। सारिम को मेरा नंबर तुमने दिया था ही ना? वो अपनी दोस्त पर बरसी थी। यार, इसने मांगा था, वैसे भी वो हमारा दोस्त था। कल कोई चर्सी मेरा नंबर मांगेगा, तुम उसे भी दे दोगी? वो बेहद गुस्सा हुई थी। क्या हो गया यार? मुझे लगा इसे कोई काम होगा इसलिए दे दी नंबर। क्यों, इसने कुछ किया है? वो हैरान हुई थी कि मीना इतना गुस्सा क्यों हो रही है। नहीं, कुछ नहीं, मगर आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम किसी को भी मेरा नंबर नहीं दोगी। वो गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। मीना ने कोई भी जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। फिर इसने सारिम को कॉल मिलाई। वो नॉर्मल से कद का सारिम टी शर्ट जीन्स पहने अपने फ्लैट में बैठा था। फ़ोन की पहली रिंग पर ही इसने कॉल उठा ली। हेलो मिन्हा, बेबी। मुझे बेबी कहने की ज़रूरत नहीं है, वरना ज़ुबान निकालकर हाथ में दे दूंगी। वो गुस्सा हुई थी। तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई? वो इसका गुस्सा देखकर बोला था। अपना ड्रेस भेजो, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। इसने खुद पर काबू पाते हुए सीधी बात की थी। सारिम ये सुनकर हंसा था। चिड़िया जाल में फंस गई थी। आखिर तो मान ही गई, लेकिन एक बात याद रखना, अगर पुलिस को साथ लाने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो ब्लैकमेल कर रहा था। कोई पुलिस नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। वो इसकी बकवास बर्दाश्त कर रही थी। काफ़ी समझदार हो गई तो मिन्हा ने कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन काटा। वो इसके और ज़्यादा मुँह नहीं लगना चाहती थी। शाम का वक्त था। बुराक एक बिल्डिंग के बाहर होता। ये बिल्डिंग इसके अपार्टमेंट से काफ़ी दूर थी। इसने ब्लैक जींस और शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। सर पर कैप पहनी थी, जिसकी वजह से इसका चेहरा वाज़ा नहीं हो रहा था। इसने बिल्डिंग की पिछली साइड का रुख किया। बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी, जिसमें दीगर फ्लैट थे। इसने दीवार से ऊपर चढ़ना शुरू किया। वो इन कामों में माहिर था। थोड़ी देर बाद वो एक खिड़की से बोर्डिंग की तरह अंदर घुसा। फिर इसने इधर उधर देखा। बिल्डिंग के अंदर कोई कैमरा नहीं था। वैसे भी इस इलाके के सारे कमरे वो अहमद को भारी रकम देकर हैक करवा चुका था। सामने सीढ़ियाँ थी और दाएं बाएं फ्लैट से इसने ऊपर का रुख किया। सारिम अपना फ्लैट
सारिम अपने फ्लैट में खड़ा तैयार हो रहा था। इसने अच्छे से कपड़े पहने, बाल जल से पीछे किए, फ्रिज की तरफ रुख किया और वहाँ से शराब की बोतल निकाल कर टीवी लाउंज में रखी। फिर इसने सारे फ्लैट में एयर फ्रेशनर किया। बुराक मिन्हा के बताए गए फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था। मिन्हा अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी दुआएं कर रही थी। अल्लाह मुझे रुसवा होने से बचा ले। मैं जानती हूँ बहुत गुनाहगार हूँ, मगर आपसे ज़्यादा और कौन बेहतर जानता है मेरी तौबा सच्ची थी। मैं 10 साल बाद आज तक आपसे शर्मिंदा हूँ। वो रो रही थी अपने खुदा के सामने। बुराक ऊपर चढ़ रहा था। सारिम का फ्लैट सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। सारिम ने अपने फ्लैट की लाइट ऑफ की, रोमांटिक म्यूजिक लगाया और पूरा माहौल बन चुका था। वो जाए नमाज से उठी और बेड पर आके बैठी। आज अल्लाह के बाद मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बुराक, एंड आई ट्रस्ट यू, वो दिल से बोली थी। बुराक सारिम के फ्लैट के बाहर खड़ा था। इसने घंटी बजाई। सारिम का दिल जोर से धड़का था। आखिर वो घड़ी आ गई थी जिसका इसे बेसब्री से इंतजार था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। बुराक बाहर सर नीचे झुकाए खड़ा था। सारिम ने दरवाजा खोला। सामने मिन्हा की जगह किसी अनजान लड़के को देखकर वो हैरान हुआ था। अभी वो कुछ बोलता कि बुराक ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे अंदर घसीटा। वो फ्लैट अंदर से लॉक कर चुका था। लाइला अपने कमरे में बैठी किसी ख्याल में गुम थी। वो बिना बात की मुस्कुरा रही थी। शीला कमरे में दाखिल हुई, लेकिन लाइला अपने ख्याल में ऐसी गुम थी कि इसे शीला के आने का पता ही नहीं चला। मुझे तो ये मोहब्बत की आमद लग रही है, शीला ने इसके पास आकर बोला था। लाइला अपने ख्याल से बेदार हुई। पता है शीला, मुझे लगता है कि मैं कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। जितनी नफरतें मैंने अपने इर्द गिर्द देखी हैं, मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शीला की तरफ देखकर बोली, बुराक वाकई में बहुत अच्छा है। तुम बहुत लकी हो यार, जिस तरह वो तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, ये बहुत अनमोल है। इंसान मोहब्बत के बगैर रह सकता है, इज्जत के बगैर नहीं। इसे अपना दुख याद आया। अहमद इससे मोहब्बत तो करता था, मगर इसकी इज्जत नहीं करता था। मैं जिस चीज़ के लिए बचपन से तरसी हूँ, लगता है जैसे वो मुझे मिल गई हो। वो मुस्कुरा रही थी। मेरी दुआ है तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। शीला ने इसे देखकर खुश हुई थी, लेकिन वो उदास भी थी। लाइला ने यह महसूस किया था इससे अहमद से मोहब्बत थी। तुमने अहमद से बात की? मौका ही नहीं मिला, वो उदासी से बोली। तुम हो कौन घटिया इंसान? सारिम चिल्लाया था और बुराक ने इसके मुंह पर मुक्का मारा था। हमला बहुत अचानक था। सारिम मुक्का खाकर जमीन पर गिरा था। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मिन्हा पर गंदी नजर डालने की? तेरी आंखें मैं नोच कर बाहर ना निकाल दूं? बुराक पर जुनून सवार था। वो मिन्हा के बारे में पागल था। इसने सारिम के ऊपर चढ़कर इसे मुक्के मारना शुरू कर दिया। इसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। सारिम खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुराक की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बुराक ने इसकी आंख पर मुक्का मारा था। इसकी आंख सूज चुकी थी। वो जुनून में अपने आपे से बाहर हो गया था। इसे मिन्हा के आंसू याद आए थे। कोई मिन्हा को तकलीफ दे और वो बुराक के हाथों से बच जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। सारिम ने खुद को संभालते हुए बुराक के पेट में टांग मारी। बुराक जो अपने आपे से बाहर होकर इसे मारे जा रहा था, वो चौंका। सारिम का मुंह खून से लटपट था। वो जमीन से उठा, शराब की बोतल उठाकर बुराक के सर पर दे मारी। बुराक बोतल टूटते ही फर्श गीला हो गया था। बुराक के माथे से खून निकल रहा था, लेकिन इसे कोई असर नहीं हुआ था। इस वक्त सारिम के वजूद से ज़्यादा इसे कोई चीज़ तकलीफ नहीं दे रही थी। वो फिर से सारिम की तरफ बढ़ा। इसका सर दीवार में दे मारा। सारिम के सर पड़ चुका था। बुराक ने इसके पेट में लात मारी तो इसके मुंह से खून बाहर आया। आज तो मेरे हाथों नहीं बच सकता, वो चीखा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब तस्वीरें डिलीट कर दूंगा। वो अपनी जान बचाने के लिए मिन्नत कर रहा था, मगर बुराक को इस पर जरा सा भी रहम नहीं आया था। इसने सारिम को अपने साथ घसीटा और इसका सर दीवार में दे मारा। वो दर्द से चीखा था। बुराक ने एक बार फिर इसका सर दीवार में दे मारा। सारिम अब बेहोश हो चुका था। बुराक ने इसे छोड़ा तो सीधा जमीन पर जा गिरा। सारिम का खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। इसकी हालत देखने के काबिल भी नहीं थी। बुराक के हाथ पर इसका खून था जो इसने सारिम की शर्ट से साफ किया। फिर बुराक ने इसके कमरे का रुख किया। इसका लैपटॉप और मोबाइल उठाया। सारिम को इधर मरने के लिए छोड़कर वो बाहर निकला। जिस रास्ते से वो आया था, वो वहीं से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसने गाड़ी में बैठकर खुद को ठंडा किया, फिर मुस्कुराया। इसका काम मुकम्मल हो गया था। बुराक ने लैपटॉप या मोबाइल पर एक बार भी नहीं खोला था। जबकि इसे पासवर्ड हैक करने आते थे। वो वाकई मिन्हा को रुसवा नहीं होने दे सकता था, यहाँ तक कि अपने सामने भी नहीं। इसने एक बार भी मिन्हा की वो तस्वीर देखने की कोशिश नहीं की थी। मिन्हा बाहर लॉन में टहल रही थी। वो काफ़ी परेशान थी, आखिर वहाँ क्या होगा। तभी बुराक घर में अपने पुराने तरीके से दाखिल हुआ। मिन्हा को इसे देखकर थोड़ी तसल्ली हुई। बुराक की तरफ भागे। बुराक के सर से खून निकल रहा था। इसके कपड़े काफ़ी गंदे हो रहे थे। साफ लग रहा था काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था। ये लें आपकी अमानत। इसने लैपटॉप और मोबाइल मिन्हा को पकड़ाया। इसने तुम्हें ये सब आसानी से तो नहीं दिया होगा। मिन्हा ने बुराक की चोट की देखकर बोला, कुछ किया है तुमने इसके साथ? उसे बस एक लंबे ट्रिप पर भेजा है, उम्मीद है खूब मज़े करेगा। सारिम को सोचकर इसका खून खोलता था। सीधा बताओ क्या किया तुमने? बुराक, कहीं तुमने इसे मार? जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था। जिंदा है, अभी तक मेरे बस में होता तो जान से मार देता। इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। फिर क्या किया तुमने? इसे शक हो रहा था। क्या आप इसकी बात करना बंद कर सकती हैं? ये ना हो मैं सच में इसे जाकर जान से मार दूँ। इसे वाकई बुरा लगा था। जेलिसी यू नो। अच्छा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे सर पर दवाई लगाती हूँ। इस समय मिन्हा को बुराक की चोट का ख्याल अब आया था। शुक्र है आपको मेरा भी ख्याल है। वो मुस्कुराया था। अंदर चलकर मिन्हा ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला है। रुई पर दवाई लगाई। बुराक की तरफ बड़ी। वो सोफे पर बैठा था। मिन्हा ने थोड़ा झुककर इसके माथे पर दवाई लगाना शुरू की। बुराक बस इसकी खूबसूरत आंखों में ही देख रहा था। ये लम्हा, ये एहसास इसके लिए बहुत अजीज था। मिन्हा जो अपने मगन में इसके माथे पर दवाई लगा रही थी, इसने बुराक को अपनी तरफ देखता महसूस किया। इसकी आंख में इतनी हयाती कि मिन्हा को गैर आरामदा महसूस नहीं हुआ था। दवाई लगाने के बाद मिन्हा इसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। क्या बात है, आज बड़ी खिदमत हो रही है मेरी। इसका मूड ठीक हो चुका था। मिन्हा ने हद है वाले अंदाज में सर हिलाया और साथ वाले सोफे पर बैठ गई। थैंक यू बुराक, सच में तुमने मेरे लिए जो किया मैं कभी भी नहीं भूल सकती। वो नरम लहजे में बोली थी। मैंने क्या किया? अभी कुछ हुआ था जो मुझे याद नहीं, तभी मैं कहूँ मेरा सर भारी क्यों हो रहा है। वो जैसे सब भूल चुका था। मिन्हा ने दिल में इस मर्द पर रश किया था। एक बार फिर थैंक यू। वो इसका ये एहसान नहीं भूल सकती थी। बुराक ने मिन्हा को तसल्ली देना चाहिए। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। देखें, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह कभी रुसवा नहीं होने देता। वो सच बोला था। अगर इंसान समझ जाए कि इनकी कम उम्री में किए गए गुनाहों
गुनाह यूं इनके सामने आ जाते हैं तो कोई भी शख्स गुनाह करने से पहले 10,000 बार सोचे। वो हकीकत बता रही थी। बुराक ने दूध का एक घूंट लिया। खैर, पासवर्ड हैक करके तस्वीरें तो तुमने डिलीट कर दी होंगी। वो बुराक को देखकर बोली, नहीं मैंने कहा था ना, मैं आपको किसी के सामने भी रुसवा नहीं होने दूंगा। मैं पासवर्ड खोल दूंगा, तस्वीरें आप खुद डिलीट करेंगी। मीना को इस आदमी पर फख्र महसूस हुआ था। इसने दुरुस्त बंदे पर भरोसा किया था। अगर सुबह मीना अपने कमरे में जिम के लिए तैयार हो रही थी, रात को ही सोनिया वगैरह वापस आ चुके थे, वो बाहर निकली तो बुराक भी गली में वो करता हुआ दिखाई दिया। वो इसकी तरफ लपकी। नूर अपने कमरे में लेटी किसी से फ़ोन पर बात करी थी। यार, मैंने तुम्हें बताया था ना, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती अम्मी कभी भी इसे हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। वो किसी लड़के से बात करी थी। देखो, मैं लंदन शिफ्ट हो जाऊँगा अगले महीने, इससे पहले हम निकाह तो कर सकते हैं ना। दूसरी तरफ से कम उम्र लड़का बोला था, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर अम्मी नहीं मानेगी। इसे पता था आज तक मीना की शादी नहीं हो जाती, इसका शादी का नंबर नहीं आएगा। तुम बात तो करके देखो। वो जिद कर रहा था। अच्छा, मैं आप ही से बात करूँगी, वही अम्मी को समझा सकती हैं। दूसरी तरफ बीजान अपने कमरे में बैठी सोनिया से बातें कर रही थी। आखिर तुमने अपनी बेटी को कब तक घर बिठा कर रखना है? 28 वर्ष की हो गई है वो, बस इसकी शादी करो। बीजान सोनिया को रोज़ एक ही बात बोलती थी, अम्मी जान, वो कोई भेड़ बकरी तो है नहीं जिसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दूँ। जब इसका दिल होगा तभी शादी करूँगी ना। सोनिया बेगम अपनी बेटी की वकालत कर रही थी। कुछ दिनों तक हुमायूं आ रहा है, बस अब इन दोनों की शादी करवा रही हूँ मैं। वो जिद पर अड़ चुकी थी। मेरे लिए मिन्हा की रजामंदी सबसे बढ़कर है। इसकी मर्जी के खिलाफ मैं इसकी किसी भी से भी शादी नहीं करूँगी। वो मर्जी हो अपनी औलाद सबसे बढ़कर होती है। बीजान ने गुस्से में गर्दन मोड़ ली। मीना ऑफिस में अभी दाखिल हुई थी। इसे अपने दोस्त की कॉल आई थी। हाँ बोलो ना, वो जल्दी में चलते हुए बोल रही थी। यार, तुम्हें एक बड़ी खबर देनी है। क्या हो गया? वो चौंकी थी। सारिम पर किसी ने कातिलाना हमला किया है। इस बेचारे को इतना मारा कि वो कोमा में ही चला गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ सकेगा। और मीना को समझ नहीं आता वो खुश हो या अफसोस करे। शुक्र करो वो जिंदा है, वरना जो इसने हरकतें की थी ना, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। कह तो ठीक रही हो, इसकी फ्लैट से शराब का पूरा कार्टन मिला है। पता नहीं किन लड़कियों को वो आज तक हरास कर चुका है। हिना ने मीना की हाँ में हाँ मिलाई। बाद में बात करते हैं, अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके बाय। हिना ने फ़ोन बंद किया और अपने ऑफिस के अंदर आकर बैठी। मीना ने बेख्तियार बुराक के बारे में सोचा। वो वाकई ऐसा मर्द था जो नसीब वाली लड़कियों को मिलता था। अजलान अपनी मोटर होम एक वीरान जंगल के पास रोके कुछ लकड़ियों को आग लगाए बैठा था। इस दिन बेड की चादर से इसे लायला का एक बाल मिला था, जिसे वो अपने हाथ में लिए बैठा था। न जाने क्यों इसने वो बाल अपने पास संभाल के रख लिया था। लायला इसे बताए बगैर वहाँ से चली गई थी। इसे इस बात का गुस्सा था। आखिर इसने इसकी मदद की, वो बिना कोई शुक्रिया बोले चली गई। पता नहीं क्या नाम होगा इसका। अजीब ही लड़की थी, बिना कुछ बताए ऐसे गायब हो गई जैसे मैंने ही अगवा किया हो। वो गुस्सा भी हो रहा था और इसके बारे में सोचना भी नहीं छोड़ रहा था। खैर, जो कोई भी था, बाल बला के हसीन थे। लायला के काले लंबे बालों की क्या ही बात थी। बुराक अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। इसका सर थोड़ा भारी हो रहा था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बिना जूते उतारे वो सीधा बेड पर लेटते हुए ही सो गया। थोड़ी देर बाद इसका फ़ोन बजा था, मगर इसे कोई होश नहीं था। मुसलसल इसका फ़ोन बजता रहा, मगर इसने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह को जब इसने फ़ोन देखा तो मुराद की 10 मिस कॉल्स आई हुई थी। आज इसकी बर्थडे थी और बुराक इसे विश करना भूल गया था। वो हमेशा अपनी बर्थडे पर रात के 12 बजे बुराक को कॉल किया करता था। इसे गिफ्ट में क्या चाहिए वो पहले ही बता देता था। बुराक ने जल्दी से जिम का सूट पहना और बाहर निकला। जिम से वापसी पर वो सीधा मुराद की तरफ जाएगा, इसने इरादा कर लिया था। जिम में एक्सरसाइज करके वो बाहर निकला तो मीना भी बाहर निकलती दिखाई दी। आप मेरे साथ चलेंगी? वो बड़े मान से पूछ रहा था, किधर जाना है? मीना ने घड़ी की तरफ देखा। ऑफिस में अभी टाइम है। मेरे दोस्त की बर्थडे है। असल में वो मेरा एक ही दोस्त है, समझे मेरी फैमिली है, बस वही है। मुराद इसके भाई की तरह था। तुम्हारी दोस्त हैं, तुम जाओ, मैं क्या करूँगी? चले ना, अभी वक्त है ऑफिस में, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वो जिद कर रहा था। अच्छा चलो चलते हैं। वो तैयार हो गई थी। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे। बुराक ने मीना की तरफ देखा। वो आज फिर से पहली वाली मीना लग रही थी, पुरसुकून और पुरएतमाद। वो गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर रुकी थी। मुराद अपने फ्लैट में रहता था। बुराक ने इसे कॉल मिलाई, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। शायद नाराज था। सब जानता होगा इसके ड्रामे। अब गुस्से में कॉल नहीं उठा रहा। वो मीना को बता रहा था, तुम इसकी बीवी को कॉल कर लो। वो बिल्डिंग के अंदर चल रहे थे। भाभी तो गिलगित गई हुई हैं, इसके अब्बू की बरसी है कल। वो मुराद को कॉल मिलाते हुए बोला। अब वो दोनों मुराद के फ्लैट के बाहर खड़े थे। बुराक ने बेल दी, मगर कोई बाहर नहीं आया था। बुराक को हैरानी हुई थी। इसने 3 बार मजीद बेल दी। फिर इसने दरवाज़ा बजाने की कोशिश की तो देखा दरवाज़ा खुला पड़ा था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। बुराक को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो आगे आगे चल रहा था और मीना इसके पीछे पीछे। बुराक तेज कदम उठाता मुराद के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही इसके कदम जंजीर हुए थे। सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह से हिलना भूल गया था, जैसे इसका सांस अटक गया हो। मीना भी अंदर दाखिल हुई थी। सामने बेड पर मुराद खून में लथपथ लेटा हुआ था। इसके पेट में बहुत बार चाकू मारे गए थे। मुराद का पूरा बेड इसके खून से भरा था। बुराक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वो तो इसकी फैमिली थी। अपने माँ बाप की मौत के बाद वो आज एक बार फिर खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। बुराक कदम आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वो सीधा चल भी नहीं पाया था। मीना ने आगे कदम बढ़ाया। वो मुराद के पास खड़ी थी। मुराद बिस्तर पर सीधा लेटा था। इसके पेट में कम से कम 10 बार तो चाकू मारा ही गया था। सर्दी की वजह से खून फर्श पर जम चुका था। बुराक ने दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था मुराद इसे ऐसे छोड़कर चला जाएगा। मैं तो तेरे साथ हूँ मेरे भाई। वो 2 कदम आगे आया था। आंखों में बेयकीनी भरी हुई थी। क्या हुआ? अगर तुम्हारी अम्मी नहीं है, मेरी अम्मी तो तुम्हारी अम्मी है ना। इसने अपनी आंखें भीगती महसूस की। मुझे तेरे बारे में वो बातें भी पता है जो तुझे खुद भी नहीं पता। वो मुराद से आज नज़र नहीं मिला पा रहा था। मुराद को इसके बारे में सब पता होता था, मगर इससे मुराद के बारे में कुछ नहीं। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। वो आज जा चुका था। बुराक ने एक बार फिर अपने किसी करीबी को खो दिया था। मीना बुराक की तरफ बढ़ी। इस वक्त बुराक को तसल्ली की जरूरत थी। इसे बुराक से हमदर्दी हो रही थी। बुराक मुराद के पास पहुंच चुका था। वो नीचे ज़मीन पर बैठा और मुराद का हाथ पकड़ा। हाथ बेजान पड़ा था।
एक बार उठ जा प्लीज़, एक बार, मेरा भाई नहीं है, वो बच्चों की तरह रोते हुए बोल रहा था। इसे ऐसे देखकर मिन्हा भी अफसरदा हुई थी। बुराक के आंसू नहीं थम रहे थे। वो बयान नहीं कर सकता था कि वो क्या महसूस करता। काश मैंने तेरी कॉल उठा ली होती। मुझे माफ़ कर दे मुराद। एक और मिलाल इसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था। बुराक, हिम्मत करो, कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत कम लिखी होती है, तुम खुद को संभालो। मिन्हा इसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन बुराक पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। मिन्हा की अचानक नज़र साइड टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। इसने आगे बढ़कर वो कागज़ उठाया। इसने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, मुनाफिक। वो हैरान हुई थी, आखिर इसका क्या मतलब था। थोड़ी देर बाद बुराक ज़मीन से उठ चुका था। चाहे वो जितना मर्जी टूटा हुआ था, लेकिन वो मर्द था। इसे खुद के जज्बात पर काबू करना था। सारी सोसाइटी एक मर्द को रोता हुआ नहीं देख सकती। इसने अपने आंसू साफ किए और मिन्हा की तरफ देखा। मिन्हा इसकी तकलीफ समझ सकती थी। इसने बुराक की तरफ वो कागज़ बढ़ाया। बुराक ने कागज़ खोला। इस पर मुनाफिक लिखा देखकर वो हैरान हुआ था, मगर इस वक्त वो शदीद गम में था। इसे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैं भाभी और दीगर लोगों को तो फ़ोन करके बता दूं, फिर जनाजे का इंतजाम भी करना है। वो हिम्मत पकड़ चुका था। मर्द होना आसान नहीं होता। आपको मुश्किल वक्त में भी खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। जहाँ औरत का एक आंसू देखकर पूरी दुनिया पिघल जाती है, इधर मर्द के आंसू देखकर लोग इस पर कमजोरी का लेबल लगा देते हैं। बुराक ने बाहर हवा में आकर सांस लिया, फिर शांसी को कॉल मिलाकर सब बताया। कुछ मुराद के कोलीग्स को फ़ोन करके इन्हें इतला दी। इससे बाहर देकर मिन्हा भी इसके पास आई। बुराक, एक पुलिस केस है, हम इसे ऐसे दफन नहीं कर सकते। आप क्या चाहती हैं? मैं अपने दोस्त की लाश को सख्त खाने में कई दिन तक सड़ने दूँ और फिर आखिर में इंसाफ मिलने का इंतजार करूँ? प्लीज़ इसकी रूह को सुकून लेने दें। मुराद को आज ही दफन करूँगा। वो अपने दोस्त की लाश को भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। बुराक, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मुराद के कातलों को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं, मैं मुराद के कातलों को इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। उन्होंने मुझसे मेरा भाई नहीं, मेरा बाजू छीना है। इसकी आंखें तकलीफ से भरी थी और दिमाग पर जुनून सवार था। होश से काम लो बुराक। कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करो। मुझे समझा रही थी, मगर बुराक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मिन्हा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त बुराक को समझाए या पुलिस को कॉल करे। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर रही, लेकिन मैं खुद पूरे फ्लैट की तलाशी लूंगी और मुराद के कत्ल केस की फाइल भी तैयार करूंगी। तुम खुद से कोई कदम नहीं उठाओगे। मिन्हा इसे एक बार फिर समझा रही थी। सारे वाले मामले में इसे अंदाजा हो गया था बुराक जुनून में किस हद तक जा सकता है। बुराक ने इसकी बात सुनकर बस हाँ में सर हिला दिया था। मिन्हा ने पूरे फ्लैट की तलाशी ली, मगर इसे कुछ खास नहीं मिला था। कातिल बहुत चालाक था। मुराद के पेट में कुछ जिस चाकू के निशान थे वो कमरे में मौजूद नहीं था। मिन्हा ने कुछ किचन का रुख किया। वहाँ चूड़ियों के साथ रैक में सबसे ऊपर एक चाकू था, जो भी गीला था, जैसे इसे अभी घंटे पहले ही साफ किया हो। साइड पर थोड़ा सा ऊन बाकी रह गया था। मिन्हा ने वो चाकू उठाया और बाहर निकलने लगी। तभी इसे सिंक में 2 चाय के कप पड़े नजर आए। अगर मुराद घर पर अकेला था तो 2 चाय के कप क्यों? कुछ ही घंटों में सब लोग फ्लैट में आ गए थे। शांजे भी 2 घंटों में वापस आ गई थी। इसका रो रो कर बुरा हाल था। शादी को सिर्फ चंद ही महीने हुए थे और ये सब हो गया था। कल इसके बाप की बर्सी थी और आज इसका शौहर भी मर गया था। वो एक बार फिर तन्हा रह गई थी। शाम के वक्त वो मुराद को अपने हाथों से पास वाले कब्रिस्तान में दफना रहा था। इसने अपने दोस्त को गुस्ल भी खुद दिया और इसकी नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई थी। बाकी लोग मुराद पर मिट्टी डालकर वहाँ से जा चुके थे, लेकिन वो वही मुराद की कब्र के पास बैठा रहा। जानता है, जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था। इस वक्त तूने मुझे संभाला था, लेकिन आज तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे कौन संभालेगा? आंसू इसकी आंख से टपका था। दोस्त की जुदाई इंसान को अंदर से मार देती है। वो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, फिर अंधेरा देखकर कब्रिस्तान से उठा और अपने अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी को बढ़ाया। शांजे को इसकी ज़रूरत का सामान वो दे आया था। वो इसकी दोस्त की बेवा थी। इसका ख्याल रखना बुराक का फ़र्ज था। बुराक ने अपार्टमेंट में आकर अपने कमरे का रुख किया। वो इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। इसके अकेले वक्त गुजारना था। बुराक को बीते पल याद आ रहे थे। जब वो पहली बार अपनी माँ की मौत के बाद इस शहर आया था, मुराद ने इसे अपने घर में पनाह दी थी। इसकी अम्मी बुराक को मुराद से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इसे मानो अपनी फैमिली मिल गई थी। मुराद के इस पर बहुत एहसान थे, लेकिन इसने बुराक को कभी कुछ नहीं जताया था। वो वाकई सच्चा दोस्त था। इसका जाना बुराक को अंदर से खा गया था। वो किसी 2 साल की बच्चे की तरह रो रहा था। इसे रोने का खुलकर अब मौका मिला था। यहाँ कोई नहीं था इसे देखने वाला, बस वो और इसके मलाल थे। जिंदगी ने बुराक के शाम को कुछ दिया हो या ना दिया हो, मलाल खूब दिए थे। कुछ लम्हों बाद ही बुराक के अपार्टमेंट की घंटी बजी। इस वक्त वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। दरवाजे पर जो कोई भी था वो मुसलसल घंटी बजा रहा था। बुराक तंग आकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आंसू साफ करते हुए दरवाज़ा खुला। वो दरवाजे पर खड़े शख्स को अच्छी भली सुना देता अगर वहाँ मिन्हा ना खड़ी होती। मिन्हा ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें लाल थी। अंदर आए। वो किसी के सामने नहीं रोता था। सुबह मुराद को इस हालत में देखकर वो भूल गया था कि मिन्हा भी इधर खड़ी थी। आंसू क्यों साफ किए? इन्हें बहने दो ताकि तुम्हारा गम कम हो सके, मिन्हा ने अंदर आते हुए बोला। अब वो दोनों टीवी लाउंज में आमने सामने बैठे थे। नहीं, वो तो ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। वो बात संभाल रहा था। बुराक, तुम गहरे सदमे में हो और इस वक्त तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो तुम्हारे अंदर का गम निकाल सके या सुन सके। वो बुराक से हमदर्दी कर रही थी। वो इसीलिए आई थी इसके सब सुनने। कोई नहीं है मेरे सुनने वाला। जो थे सब चले गए। वो बिखर चुका था। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, इसने बड़े मान से कहा था। और ये सुनकर बुराक ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। क्या वाकई मिन्हा इसके गम का साथी बन सकती थी? कुछ दिनों में ही हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है कि हम एक दूसरे से सब कह सकें। तुम और मैं हर चीज़ में एक दूसरे के साथ देते हैं, तो गम बांटने में क्यों ना दें? वो बुराक को कंफर्ट कर रही थी। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो बुराक को ये अल्फाज खुश करने के लिए काफ़ी थे। आप सही कह रही हैं, मगर इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था मिन्हा को सब बताना। सारे वाले मामले में तुमने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा था, तो आज मैंने भी यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक तुम मुझे सब बता नहीं देते। वो जिद की पक्की थी। बुराक थोड़ी देर खामोश रहा। मिन्हा चुप करके वहाँ बैठी रही। वो आज यहाँ से नहीं जाने वाली थी। बुराक को आखिर अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी। जानती हैं आप, मैंने आज तक अपने बाप को नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी में आज तक बाप के प्यार की कमी महसूस किया। वो मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर सकता। वो बोलना शुरू हुआ था। इसकी ज़िंदगी का पहला मलाल। मिन्हा इसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन वो नीचे देख रहा था।
फिर जब भी पता चला कि मेरी माँ की वजह से मेरे बाबा घर छोड़ कर गए थे तो मैं अम्मी को गुस्से में छोड़कर चला गया। मेरा गुस्सा वक्ती था। मिन्हा मैं अपनी माँ के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे जाने के बाद ही इसकी हिम्मत टूटी। ये इसकी ज़िंदगी का दूसरा और सबसे बड़ा मलाल था। मिन्हा की आंखों में बुराक के लिए दर्द था। बुराक ने गहरा सांस लिया। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दुनिया कहती है मैंने अपने माँ बाप की लड़ाई करवाई, अपनी माँ को मैंने मारा। आप बताएं कौन औलाद ऐसा कर सकती है? वो मिन्हा की तरफ देखकर बच्चों की तरह सवाल कर रहा था। मिन्हा के पास कोई जवाब नहीं था। कोई औलाद अपनी माँ को कैसे मार सकती है? मैं सिर्फ नाराज़ था इनसे। मैं वो अब हिम्मत खो चुका था। आज इतने सालों बाद सब इसकी ज़ुबान से निकला था। इसने बेइख्तियार आंसू निकले। मिन्हा को समझ नहीं आ रहा था वो बुराक की तकलीफ कैसे कम करे। फिर इस शख्स को ऐसे देखकर जाने क्यों इसका दिल डूब रहा था। मैं हर शख्स को खो देता हूँ जो मेरे दिल के करीब होता है। आज तक वाकई इसने अपने सब प्यारों को खोया था। इसकी ज़िंदगी में बस मिलाल थे और ये मिन्हा को आज पता चला था। मैं ना अपनी माँ को बचा पाया ना अपने दोस्त को। हर चीज़ का मलाल मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। वो सर झुकाए बोला, मैं तुम्हारी तकलीफ तो कम नहीं कर सकती, मगर मैं वादा करती हूँ मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगी। खुद को अकेला मत समझो। वो इसे तसल्ली दे रही थी। ये सुनकर बुराक ने एकदम इसकी तरफ देखा। मिन्हा इसकी आखिरी खुशी थी। अगर इसने मिन्हा को खो दिया तो सब हार जाएगा। आप वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। वो बहुत उम्मीद से इसकी तरफ देख रहा था। मिन्हा एक लम्हे के लिए खामोश हुई। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये अल्फाज नहीं बुराक की खुशी की वजह थे। वो उदासी से मुस्कुराया। तुमने कुछ खाया? मिन्हा ने इससे सवाल किया। नहीं, भूख नहीं है। इसका दिल अभी तक उदास था। मैं कुछ बना देती हूँ, मिन्हा ने कह दिया था, मगर कुकिंग के नाम पर इसे बस चाय और कबाब फ्राई करने आते थे। नहीं, मैं सुबह को कुछ खा लूँगा। तुम आज सुबह से भूखे हो, मैं बना देती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ी। किचन ओपन था इसलिए बुराक को वो किचन में काम करती नजर आ रही थी। मिन्हा ने फ्रिज खोला, ब्रेड निकाल कर अंडे फेंटे। बुराक खामोश बैठा था। मिन्हा ने ब्रेड टोस्टर में डाले, फ्राई पैन में ऑयल डालकर अंडा फ्राई किया। ये थी इसकी कुकिंग जो बुराक चलते फिरते बना लेता था। अंधेरे कमरे में वो अकेला बैठा था, सर झुकाए अपने मलाल का बोझ उठा रहा था। इसने सर उठाकर देखा तो इसका चेहरा वाज़िह हुआ। बुराक की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ बुराक के शाम बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम्हारे गुस्से और जिद की वजह से मेरी जान गई। इसके सामने सफ़ेद कपड़ों में सूफिया खड़ी थी। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। मैंने कितना रोका था कि मत जाओ बुराक, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकी। वो इसके चक्कर काटते हुए बोल रही थी। तुमने मुझे मारा है बुराक, तुमने। अब के वो चीखी थी। वो बुराक को जब से इस सब से इनकार कर रहा था वो यकदम साकिन हुआ। ये अल्फाज नहीं, खंजर था जो इसके दिल में उतरा था। मैंने नहीं मारा आपको मम्मा, मेरा यकीन करें। वो अपनी सफाई पेश कर रहा था। इसका मुंह आंसुओं से भीग चुका था। वो मुसलसल रो रहा था लेकिन मलाल था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने तो तुझे अपना भाई कहा था, तूने भी मुझे नहीं बचाया। इसने एक बार फिर नज़र उठाकर देखा तो इसकी माँ के आगे सफ़ेद कपड़ों में मुराद खड़ा था। बुराक ने हैरानी से इसे देखा। मुराद और इसकी माँ दोनों इसको नाराज़गी से देख रहे थे। मुझे माफ़ कर दे मुराद, मैं अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। रो रो कर इसका गला खुश्क हो चुका था। इसने अब और हिम्मत नहीं थी। सूफिया और मुराद दोनों बुराक के इर्द गिर्द गोल चक्कर काट रहे थे। तुमने हमें मारा बुराक, तुमने। इसके मुँह से बस यही अल्फाज निकल रहे थे। वो बार बार नफ़ी में सर हिला रहा था। बुराक अपने प्यारों को कैसे मार सकता था? इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुछ बोले। सूफिया और मुराद अब इसके करीब आ रहे थे। इससे इन दोनों से खौफ आ रहा था। इनके बढ़ते कदम बुराक को अपने आपे से बाहर कर रहे थे। मैंने नहीं मारा, वो आंखें बंद करके चीखा था। जब इसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ। वहाँ कोई नहीं था, ना इसकी माँ ना इसका दोस्त। बुराक का सांस ऊपर नीचे हो रहा था। वो एक भयानक ख्वाब से जागा था। इसने पास साइड टेबल पर पड़ी टैबलेट उठाई और अपने मुंह में डाली। पानी का ग्लास पीकर इन्हें नीचे किया। वो लंबी सांस लेकर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। दूसरों की तकलीफ वो मिनटों में समझ आता था लेकिन अपनी तकलीफ को हमेशा नज़रअंदाज कर देता था। बुराक वाकई खुद को सबके लिए कसूरवार समझता था, इसलिए ऐसे ख्वाब रोज़ देखना इसका मामूल था। आज इसकी माँ के साथ मुराद भी इन ख्वाबों में शामिल हो गया था। वो अपने मलाल का कैदी था। अगले दिन वो मुराद की फ्लैट वाली गली में खड़ी सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। गली में कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। मिन्हा इसके साथ नहीं आई थी। वो एक और केस पर काम कर रही थी। मुराद का केस पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए मिन्हा ऑफिस टाइमिंग पर मुराद का केस हल नहीं कर सकती थी। बुराक ने ग्रे रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था जिसके नीचे ब्लैक हाईनेक और ब्लैक पैंट थी। आज ना बाल बनाए हुए थे और ना ही शेव। हालत में वो काफ़ी थका थका लग रहा था। इसे मिन्हा को कॉल मिलाई। आप मुराद की तरफ आ सकती हैं? मिन्हा जो अपने ऑफिस में बैठी कोई फाइल तैयार कर रही थी, इसने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। हाँ, लंच का टाइम होने वाला है, मैं बस 15 मिनट तक आती हूँ। बुराक ने ओके कहकर फ़ोन बंद किया। थोड़ी देर बाद मिन्हा वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने ब्राउन रंग के कोट के नीचे स्किन कलर की शर्ट पहन रखी थी। वो बुराक की तरफ बढ़ी। इर्द गिर्द के लोगों से पूछताछ करनी है, मगर लोग पुलिस को ही सच बताते हैं। मिन्हा समझ गई थी कि बुराक ने इसे यहाँ क्यों बुलाया था। मैं गाड़ी से अपना कार्ड निकालूं, फिर पूछताछ करते हैं। वो अपना इंस्पेक्टर वाला कार्ड उठाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ी। बुराक भी इसके साथ चलने लगा। कुछ ही देर बाद वो इर्द गिर्द के फ्लैट्स में रहने वालों से पूछताछ करने लगे, लेकिन जैसे एक ही जुबान पर ताले थे। मुराद के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बुराक और मिन्हा इनके फ्लैट में खड़े इनसे सवाल कर रहे थे। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, जिस रात मुराद का कत्ल हुआ इस रात में जाग रहा था। मुझे ना किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, ना ही किसी की बेल बजाने की। दोनों फ्लैट एक दूसरे से 2 कदम दूर थे। घंटे की आवाज़ दोनों के घर तक आती थी। ऐसा कैसे हो सकता है मुराद अपने फ्लैट का दरवाज़ा खुला छोड़ दे और कोई भी अंदर दाखिल हो जाए? बुराक को ये बात हजम नहीं हुई थी। आपने कहा आप इस दिन जाग रहे थे, तो क्या आपने मुराद की कोई चीखों की आवाज़ नहीं सुनी? मिन्हा ने अगला सवाल किया। नहीं बेटा, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। वो साफ इनकार कर रहे थे। मुराद के पेट में 10 बार वार किया गया था। वो एक बार भी नहीं चीखा। मान ही नहीं सकती मैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि खराश आ जाती तो वो पूरा घर सर पे उठा लेता था? बुराक को थोड़ा शक हुआ। शराफत है, तुम सच बताते हो या मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? बुराक ने बूढ़े को अपना भारी हाथ दिखाया। मिन्हा ने मारे गुस्से की आंखें बंद कर ली। बेटा, मैं सच कह रहा हूं। बूढ़ा थोड़ा डर गया था। कहीं तुमने ही तो मुराद को नहीं मारा? बुराक वाकई पागल हो चुका था। बुराक दिमाग दुरुस्त है? ये कौन सा तरीका है तफ्तीश का? मिन्हा को गुस्सा आया था। वो बहुत अनप्रोफेशनल बर्ताव कर रहा था। मुराद के केस को लेकर वो बहुत ज़्यादा जुनूनी हो गया था। मिन्हा की बात सुनकर इसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की।
कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। बुराक आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहा था। मुराद जाते जाते इसकी खुशियों का कुछ हिस्सा ले गया था। कम से कम मिन्हा इसके साथ थी और वो इसके लिए मुस्कुराने की कोशिश करता था। बुराक रोज़ दफ्तर से वापसी पर शांजे की तरफ जाता था। इसे किसी भी चीज़ की कमी होती तो बुराक ने इसकी ठान ली थी। वो फ्लैट के बाहर से ही शांजे को इसकी ज़रूरत की चीज़ें पकड़ा कर चला जाता था। वो इद्दत में थी, इससे सामने नहीं आती थी। भाभी, आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर दिया करें। वो दरवाजे के बाहर खड़ा बोल रहा था। शांजे फ्लैट के अंदर खड़ी थी। शुक्रिया बुराक, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। बस कुछ दिन बाद तुम्हारी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अरे भाभी, तकलीफ़ कैसी? मेरी भाभी मेरे भाई की बेवा है। वैसे आप कहीं जा रही हैं? इसे लगा शायद वो गिलगित वापस जा रही है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। हर राज के खुलने का एक वक्त होता है। बुराक को कुछ समझ नहीं आई थी। सोनिया बेगम मिन्हा के साथ बुराक की तरफ ताज़ियत के लिए आई थी। मिन्हा ने सादा सा कुर्ता पजामा पहन कर रखा था। बुराक ने भी सादा सी शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। अभी इन तीनों ने मुराद की मग़फ़िरत की दुआ की थी कि मिन्हा ने अच्छा मौका देखकर बुराक की तवज्जो इस कागज़ की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। बुराक, हमें जो कागज़ मिला था मुराद के पास से, तुमने इसका कुछ पता किया? इस पर एक लफ्ज़ लिखा था, मुनाफिक। इसका क्या मतलब हो सकता है? वो हैरान था। शायद इस मुनाफिक लफ्ज़ ने हमारे लिए कोई हिंट हो। मिन्हा के दिमाग से वो लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। मुनाफिक तो ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसके दिल में कुछ और ज़ुबान पर कुछ। ऐसे लोग आपके मुंह पर बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे इनसे अच्छा ज़्यादा आपका कोई मुखलिस है ही नहीं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। दुश्मन से ज़्यादा हमें ऐसे लोगों से खतरा होता है। दुश्मन सामने से वार करता है और एक मुनाफिक आपकी पीठ से छुरा घूमता है। सोनिया बेगम इन दोनों की मदद कर रही थी। इंसान को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है तो वो है मुनाफ़िकत। हम लोगों के चेहरे नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन हमारे लिए दिल से बुग़्ज़ पाल रहा है। वो दोनों सोनिया की बातें गौर से सुन रहे थे। हमारे प्यारे रसूल के मदीना हिजरत करने से पहले अब्दुल्ला बिन अबी को मदीने का सरदार चुना गया था, मगर जब हमारे रसूल ने मदीना में कदम रखा तो वो इस वक्त मदीना में इस्लाम का बोलबाला था। मदीना के लोगों ने अपने तमाम मामलात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिए। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन अबी के सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाती बुग़्ज़ और इनाद पैदा हो गया और वो दिल ही दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलने कुड़ने लगा। इबतुल्ला बिन अबी ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया और ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह और इसके रसूल के तमाम अहकामात की पाबंदी शुरू कर दी, लेकिन दिल से वो मुनाफिक था। ग़ज़वा उहद के वक्त इसने अपने 300 लोगों के साथ जंग से पीछे हटने का ऐलान किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते हुए उहद के मुकाम पर भाग गया। यही मुनाफिक शख्स हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगाने में भी पेश था। वो इन्हें बता रही थी कि मुनाफिकीन ने तो हमारे रसूल को भी नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ हैं? हमें कोई धोखा दे दे तो हम फ़ौरन अल्लाह से ऐसे शिकवा करते हैं जैसे अल्लाह ने बहुत जुल्म कर दिया हो। हमारी ज़िंदगी में अब्दुल्ला बिन अबी जैसे बहुत से लोग होते हैं जो हमसे हसद और जलन की आग में जल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मिन्हा ने अपनी माँ का साथ दिया था। बुराक गहरी सोच में जा चुका था। आखिर वो कौन था जिसने मुराद को खतरा था? कौन था वो मुनाफिक जिसने मुराद को धोखा दिया था? मिन्हा बुराक को खोया हुआ देख कर दोबारा बोली, मुराद के कातिल जो कोई भी है वो मुराद के बहुत करीब था। मुराद के कत्ल वाले दिन मुझे किचन में 2 चाय के कप मिले थे, यानी कातिल और मुराद दोनों ने बैठकर चाय पी थी। मिन्हा ने बुराक को खबरदार किया था, आपको इस पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले थे? बुराक ने सवाल किया, नहीं, वो दोनों ग्लास धोकर रखे हुए थे। आप एक दफ़ा मुझे वो पर्ची दिखा सकती हैं जो मुराद के कमरे से मिली थी? इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। मिन्हा ने बुराक की तरफ वो कागज़ बढ़ाया। बुराक ने कागज़ देखा तो वो हैरान हुआ था। ये मुराद की लिखाई नहीं है। मुराद मीम को ट्रायंगल की तरह लिखता था, वो मीम को गोल लिखता ही नहीं था। हैरत की बात थी, लेकिन इससे मिलती जुलती लिखाई इससे कहीं देखी ज़रूर थी, वो इसे अब याद नहीं आ रहा था। तुम्हारा मतलब है ये इस कातिल ने लिखा है? मगर वैसा क्यों करेगा? मिन्हा ने सवाल किया। मुझे नहीं पता, मगर ये जो कोई भी है वो चाहता है मैं इसे पकड़ूं। अच्छा बेटा, तुम दोनों केस पर डिस्कशन करो, मैं चलती हूँ, रात का खाना बनाना है। सोनिया बेगम उठी थी। इनके जाने के बाद वो दोनों केस पर काफ़ी डिस्कशन करते रहे, मगर केस हल नहीं हो रहा था। बुराक की जज्बाती फैसले की वजह से मिन्हा मुराद का पोस्टमार्टम भी नहीं करवा पाई थी, वरना केस कब का हल हो जाता। जो भी था ये केस बुराक को खुद हल करना था। तुमने कहा था शांजे गिलगित है। मिन्हा को काफ़ी दिनों में इससे ये बात परेशान कर रही थी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो गिलगित से वो इस्लामाबाद 2 घंटों में कैसे पहुंच गई? बात दुरुस्त थी। शांजे भाभी ऐसा नहीं कर सकती, आप इन पर शक ना करें। इसने साफ इनकार किया था। बुराक, इस वक्त सब पर शक करना बनता है। अगर इस दिन तुमने जल्दी ना की होती मुराद को दफनाने में तो अभी तक केस हल हो जाता। इसे बुराक पर थोड़ा गुस्सा था। मुझसे मुराद की हालत नहीं देखी जा रही थी। आप समझने की कोशिश करें, कातिल को मैं ढूंढ लूँगा, बस मुझे पिछली गली की CCTV फुटेज मिल जाए। मुराद के कमरे की खिड़की इस गली में ही खुलती है। मिन्हा को कोई जवाब दिए बगैर उठी और बुराक को खुदा हाफिज़ करके बाहर की तरफ लपकी। बुराक अभी इसके बारे में सोच ही रहा था कि इसका फ़ोन बजा। तुम्हारे दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फ़ोन पर लायला थी। इतने दिन में बुराक गोदाम में नहीं गया था और इससे आज मुहतशिम ने मुराद की मौत का बताया था। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे, बुराक ने जवाब दिया। आमीन। वैसे इसकी मौत कैसे हुई? इसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसका कत्ल किया गया और मैं इन्हीं कातिलों को ढूंढने में मसरूफ़ हूँ। अगर मेरी कोई मदद चाहिए इस बारे में तो मैं मदद कर सकती हूँ। वो तन्हा नहीं था। इस वक्त तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुराद जैसे अच्छे इंसान को कौन मार सकता है। वो वाकई उलझा हुआ था। इस दुनिया में कोई इतबार के काबिल है? हमेशा कोई करीबी हमें नुकसान पहुँचाता है। कभी सुना है किसी ने मुझे एक अनजान आदमी से धोखा दिया? जो दिल के करीब तर होता है वही इंसान धोखा देता है। इसने ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत बताई थी। जिस शख्स को हम चाहते हैं ये तो मेरे बहुत करीब है, वो यही मुझे हर्ट नहीं कर सकता। यकीन करें वो शख्स एक अलग तरीके से हर्ट, मगर मुराद के करीब तो मैं था, मेरे अलावा तो। ये एकदम इसके दिमाग में एक नाम गूंजा था। क्या मिन्हा का शक दुरुस्त था? थैंक यू लायला, तुमने मेरी बहुत सी मुश्किल आसान कर दी। बुराक का दिमाग बिजली की तरह तेज़ था। अपने मुश्किल वक्त पर हमेशा तुम लायला सुल्तान को अपने साथ पाओगे, वो फ़ख्र से बोली थी। बुराक ने वो पर्ची दोबारा खोली। मीम इसके दिमाग में घूमा था। गोल मीम इसने पहले कहीं देखा था। दिमाग तेज़ी से चल रहा था। एकदम इसे वो डिनर वाला रिव्यू याद आया। शांजे मुराद, वो शांजे थी जो मीम को गोल लिखती थी।
घर के गेट की घंटी बजी तो मिन्हा गेट खोलने के लिए इसकी तरफ बढ़ी। इसने गेट खोला, सामने हुमायूं को देखकर वो हैरान हुई। वो यूं अचानक आ गया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम अचानक? अब वो दोनों अंदर जा रहे थे। बीजान का हुक्म था कि मैं फौरन वापस आऊं तो मैं छुट्टियां लेकर आ गया। वैसे भी तुम्हारी बर्थडे भी आ रही है और हर दफा की तरह इस बार भी तुम्हारी बर्थडे में मैं ही सेलिब्रेट करूंगा। वो इसे सब बताया था। मिन्हा ने इसे अंदर चलने का बोला। मिन्हा का बर्थडे इस बार बहुत स्पेशल होने वाला था। हुमायूं को देखकर बीजान का चेहरा खुशी से बाग बाग हो गया था। वो सब घर वाले डाइनिंग पर बैठे खाना खा रहे थे। आज इतने अरसे बाद सबने इतने शौक से खाना खाया था। बीजान सरबराही कुर्सी पर बैठी थी। इनके उल्टे हाथ पर हुमायूं बैठा था। हुमायूं के साथ सोनिया बैठी थी और इनके सामने ही मिन्हा और नूर बैठी थी। बस अब मैं हुमायूं की शादी कर रही हूँ। बीजान ने खामोशी तोड़ी थी। हाँ बीजान, जल्दी से कर दे, मैं तो इसकी शादी में खूब डांस करूंगी। मिन्हा ने बीजान का साथ दिया था। सोनिया बेगम मुस्कुराई थी और हुमायूं के गले में चावल अड़े थे। कोई दुल्हन अपनी ही शादी पर डांस करती है? बीजान ने इसे टोका था और मिन्हा को कुछ समझ नहीं आया था कि बीजान ने क्या बोला है। हुमायूं की शादी और वो दुल्हन? मैंने तुम्हारी और हुमायूं की बात पक्की कर दिया। ये अल्फाज नहीं, पत्थर थे जो मिन्हा पर गिरे थे। इसका मुंह सुर्ख हो चुका था। इसने एक नज़र सोनिया बेगम को देखा। वो आंखें चुराते हुए खाना खाने लगी। क्या मिन्हा अपने हक के लिए बोलेगी? बुराक अपनी गाड़ी में बैठा था। इसने शांजे को कॉल करके वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसका शक यकीन में बदल रहा था। नफरत का रिश्ता इतना गहरा होता है कि इंसान हर वक्त सिर्फ अपने दुश्मन के नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है। इसे शांजे की बातें याद आ रही थी। इसने गुस्से में गाड़ी घुमाई। अब अगर ये सब शांजे ने किया था तो वो आज इसके हाथों बचने वाली नहीं थी। नफरत आपके अंदर का वो जानवर जगा देती है जो इंसान के सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत छीन लेता है। इसने गाड़ी को जहाज़ की तरह उड़ाने की कोशिश की। वो जुनून में पागल हो रहा था। इसके करीबी लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने को वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। गिलगित से वो इस्लामाबाद 2 घंटों में कैसे पहुंच गई? इससे अभी थोड़ी देर पहले मिन्हा वाली बात याद आई थी। पहले वो इनकार करता मगर लाइला की बात सुनकर इसे लगा था शांजे ऐसा कर सकती है। इसे शांजे की लिखाई याद आई। इसे डिनर वाले दिन शांजे ने मीम को गोल लिखा था जैसे इसके कागज़ पर लिखा हुआ था। इसे शांजे को दोबारा कॉल किया। इस बार कॉल उठा ली गई थी। किधर हो तुम? बुराक का लहजा सर था। मैंने किधर जाना है? वो टीवी लाउंज में बैठी थी। सुना था जब कोई कातिल पकड़ा जा रहा हो तो वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए। और इसकी बात सुनकर शांजे की पूरी तरह तरीके से मुस्कुराई थी। आखिर तुम्हें पता चल ही गया। काफ़ी देर लगा दी तुमने। मुझे लगा था तुम इसी दिन समझ जाओगे। बुराक जो इंतजार कर रहा था कि शांजे इस बात का इंतजार करेगी, वो हैरान हुआ था। चौंक गए? मैं तो तुम्हें बहुत चालाक समझती थी। तुम्हारे लिए एक पर्ची भी छोड़ी थी। चलो देर आए दुरुस्त आए। वो बिल्कुल मुतमईन थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम कहीं नहीं भाग कर जा सकोगी। तुम्हें दुनिया के हर कोने से ढूंढ लूंगा। वो गुस्से में चिल्लाया था। बुराक एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल करता हुआ शांति से फोन पर बात कर रहा था। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। कब से मुझे इस लम्हे का इंतजार था। वो आखिर चाहती क्या थी? आखिर मेरे दोस्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे बाप ने क्या बिगाड़ा था उनका? तुम क्या समझते हो मैं अपने बाप के कातिल के साथ ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार लेती? मेरे बाप के पेट में 5 बार चाकू मारा गया था। मैंने इसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि मैं मुराद के पेट में 10 बार चाकू मारूंगी। वो चीखी थी। बुराक ने फोन बंद कर दिया। बात करने का वक्त निकल चुका था। थोड़ी ही देर बाद बुराक की गाड़ी मुराद के फ्लैट के बाहर रुकी। जीप में पड़ी पिस्तौल बाहर निकाली, उसे लोड किया। अब वो ऊपर जा रहा था। वो जुनूनी आदमी था और इस वक्त शांजे का खून इसके सर पर सवार था। बुराक आज शांजे को अपने हाथों से मारेगा, ये तो तय था। क्या वाकई बुराक इशाम कत्ल भी कर सकता था?